वालेकुम बच्चों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, हमारा डिस्कशन चल रहा था टैक्स रिजीम्स का, अगर आपको याद हो तो। और टैक्स रिजीम्स के अंदर हम ये देख रहे थे कि टैक्स वाला इनकम को किस किस तरह से टैक्स कर सकता है, मोडेलिटीज क्या हो सकती है। तो हमने पहले देखा नॉर्मल टैक्स रिजीम, ऐसा ही था। हमने कहा सारे हेड्स ऑफ इनकम की नॉर्मल वाली अमाउंट्स को सम करो, नॉर्मल वाली अमाउंट्स को सम करके नॉर्मल वाला स्लैब रेट अप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगी क्या, नॉर्मल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। और टैक्स रेट अप्लाई करोगे तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। फिर हमने कहा कि सर ये जो नॉर्मल वाली इनकम है जिस पर नॉर्मल वाला टैक्स है, इसमें से एक्सपेंसेस भी लेस हो सकते हैं हर हेड ऑफ इनकम में से। हमने कहा डिडक्टेबल अलाउंस एक मखलूक का नाम है, हमें नहीं पता वो क्या चीज है, हमें नहीं पता डिडक्टेबल अलाउंस किसको बोलता है। लेकिन हमने ये देखा था कि जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो टोटल इनकम में से हम अभी ये हम आगे बढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा, एग्जेम्प्ट इनकम भी लेस करेंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस भी लेस करेंगे, तो आएगी हमारे पास टैक्सेबल इनकम। इस पर टैक्स रेट अप्लाई करोगे तो आ जाएगी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। उसमें से एक चीज लेस होती है जिसको हम कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स, जिसको लेस करने के बाद हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आती है। उसमें से लेस कर दो अगर तुम एडवांस टैक्स, तो हमारे पास आ जाता है नेट टैक्स पेबल विथ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न किसको बोलते हैं? रिटर्न बेसिकली टैक्स वालों का एक फॉर्म है जिसके अंदर टैक्स पेयर अपनी इनकम और अपनी एसेट लायबिलिटीज को प्रेजेंट करता है। ठीक है, जिस तरह होता है ना, आप एग्जाम में अपनी आंसर स्क्रिप्ट सबमिट करते हो तो फिर एग्जामिनर चेक करता है ना उसको क्या ख्याल है। तो इसी तरह टैक्स की दुनिया में हम उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सबमिट कर रहे हैं, देखो भाई ये हमारी इनकम, ये हमारे एसेट्स हैं, चेक कर लो उसको। क्या बात समझ आती है? अच्छा भाई, हमें नहीं पता ये डिडक्टेबल अलाउंस क्या है, हमें नहीं पता ये टैक्स क्रेडिट्स क्या है, हमने समझाया ही नहीं अभी। इसका हैंडआउट अलग है, इसका हैंडआउट अलग है। एग्जेम्पशंस हमें नहीं पता, जब हम हर हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो उस हेड ऑफ इनकम के साथ उसकी एग्जेम्पशंस भी पढ़ेंगे, तो हमें नहीं पता। लेकिन चूंकि हम लोग सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स की तरफ से हम सब, ऐसे ही ना, हम सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पता है कि अगर टोटल इनकम में से ये चीजें माइनस हो रही हैं तो सर अल्टीमेटली ये इस टैक्स लायबिलिटी को क्या कर रही हैं, कम कर रही है। क्या इस बात से सब मुत्तफिक हैं? क्या कम से कम ये बात सबको समझ आती है? जबरदस्त हो गई बात। हमने कहा यही प्रोफॉर्मा, यही है आपका इनकम टैक्स का कोर्स और सिलेबस। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है इतना आसान है नहीं। आप अगर पास पेपर उठा के देखेंगे, पिछला वाले अटेम्प्ट में किसी के पास पेपर है वो उठा के देख ले, तो जो सवाल आते हैं उसकी रिक्वायरमेंट यही होती है, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, यही सवाल की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि सर यही चीजें निकालने के लिए ये पूरा कोर्स है जी, यही चीजें निकालने के लिए, यही चीजें कंप्यूट करने के लिए इनकम टैक्स का पूरा कोर्स है। ठीक है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये फैल जाएगा, ये फॉर्मेट खुल जाएगा, अभी खुला हुआ नहीं है, वक्त के साथ साथ खुलता है ना, बंदा भी वक्त के साथ साथ खुलता है, इसी तरह ये फॉर्मेट भी वक्त के साथ साथ खुलेगा और बहुत तवील हो जाएगा। क्यों तवील हो जाएगा? क्योंकि इस फॉर्मेट के अंदर ये सारे छुपे रुस्तम बैठे हैं। आप इसको क्लिक करेंगे,
जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम खुल जाएंगे, सैलरी, IFP, CG, बिजनेस इनकम, IFOS। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे सेकंड शेड्यूल खुल जाएगा। सेकंड शेड्यूल के अंदर एग्जेम्पशंस होती हैं या अदर एग्जेम्पशन जो ऑर्डिनेंस के अंदर है वो खुल जाएंगी सारी। डिडक्टेबल अलाउंस, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे डिडक्टेबल अलाउंस का हैंड आउट खुल जाएगा। डिडक्टेबल अलाउंस हम देखेंगे, बहुत सारे डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं, स्टार्ट तो हो चुकी थी ना। डिडक्टेबल अलाउंस होते हैं बहुत सारे, ज़कात है, WWF है, WPPF है, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर डिडक्टेबल अलाउंस मिलता है, ठीक है। फिर ये टैक्स क्रेडिट्स, इसके ऊपर एक हैंड आउट है, बहुत सारे टैक्स क्रेडिट्स हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं। अच्छा, ये सारे हाइपरलिंक्स हैं, इसका मतलब है सर ऐसे ही है। अच्छा, फिर ये भी सारे हाइपरलिंक्स हैं, इसको जब खोलोगे ना, इसको जब क्लिक करोगे तो इसके अंदर 6 चीजें खुलेंगी। हम देखेंगे क्या 6 चीजें खुलेंगी, वो सारी हमें पढ़नी होंगी। अभी नहीं डिस्कस कर रहा मैं, अगले हैंड आउट को डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सर नॉर्मल टैक्स रिजीम में ये हरकतें होंगी सारी की सारी। सारे हेड्स ऑफ इनकम की नॉर्मल इनकम को क्लब किया तो टोटल इनकम आ गई, उसमें से ये चीजें लेस हुई, टैक्सेबल इनकम आ गई, उसमें से टैक्स क्रेडिट लेस हुआ, टैक्स लायबिलिटी आ गई। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो हमने कहा इसमें से एक्सपेंसेस भी लेस होंगे क्योंकि इसमें से एक्सपेंसेस लेस हो चुके। इस BI को अगर हम देखेंगे तो सर ये रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस है, ऐसा ही था। ये जो BI आया है ये रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस होके आया, तो यानी कि एक्सपेंसेस लेस हो चुके, एक्सपेंसेस लेस हो चुके, डिडक्टेबल अलाउंसेस भी लेस हो रहे हैं, टैक्स क्रेडिट्स भी लेस हो रहे हैं। हमने नॉर्मल इनकम में ये सारी खुसूसियात लिख दी थी, क्या ये आपको याद है बेटा? फिर हम आए थे FTR पर। FTR पे हमने कहा ये है फाइनल टैक्स रिजीम। रेट कौन सा लगेगा? रेट जो भी FTR की इनकम होगी उस पर रेट स्पेसिफाइड होगा ऑर्डिनेंस के अंदर। डिविडेंड है तो डिविडेंड का रेट दिया हुआ होगा, POD है POD का रेट दिया हुआ होगा, प्राइजेस एंड विनिंग्स है, प्राइस बॉन्ड उसका रेट दिया हुआ होगा, वो भी FTR में आता है। एक्सपोर्ट्स FTR में आता है, मैंने मिसाल दी थी, एक्सपोर्ट्स का भी रेट दिया हुआ है ऑर्डिनेंस के अंदर, स्पेसिफाइड रेट है, नॉर्मल रेट नहीं लगता उसके ऊपर। क्या ख्याल है? हर तरह की FTR की इनकम को जिसको ऑर्डिनेंस ने फाइनल टैक्स रिजीम में डाला है उसका रेट भी बताया है। जबरदस्त, तो वो रेट लग जाएगा। किस पे लगेगा? गर्मा गर्म प्रोसीड्स पे लगेगा। टैक्स रिडक्शन कलेक्शन एट सोर्स, टैक्स रिडक्शन कलेक्शन एट सोर्स। और हमने कहा कि जो टैक्स कलेक्शन डिडक्शन हो जाएगी वो फुल एंड फाइनल होगी, ना एक्सपेंस अलाउ होगा, ना डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ होगा, ना टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्या बात समझ आती है? एक और बात लिखो, हमने नहीं लिखी थी, इनकम जी बेटा FTR टैक्सेबल अंडर FTR will not form part of any head of income for the purpose of calculation of taxable income. FTR की इनकम किसी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। FTR की इनकम किसी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। ये सारे हेड ऑफ इनकम कहते हैं कि हमने तुझे अपनी बरादरी से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, अब तू हम में से नहीं है, ठीक है। लिख लो ये। अच्छा भाई, FTR की इनकम की बातें हो गई। एक बच्चे ने मुझसे लास्ट क्लास में सवाल पूछा था, तुमने पूछा था,
मैंने उसको जवाब नहीं दिया था। मैंने कहा था कि आप क्लास में पूछिएगा, मैं क्लास में सबको बताऊंगा ये बात। मैंने एक बात कही थी, सुनना, बहुत गौर से सुनना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये बातें, टैक्स रिजीम की डिस्कशन इज द बेस। इसके बाद हम अपने हैंडआउट की तरफ आने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है? आज की क्लास में आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमने कहा एफटीआर की इनकम में सर आपने कहा टैक्स डिडक्शन कलेक्शन सोर्स होती है, और जैसे ही गर्मा गर्म इनकम के ऊपर टैक्स कट जाता है वो क्या हो जाता है? फुल एंड फाइनल। यानी जैसे ही इनकम जनरेट हो रही है, देने वाला टैक्स काट के दे रहा है। जबरदस्त बात होगी। तो सर आपने हमें एग्जांपल दी थी सैलरी की, आपने हमें एग्जांपल दी थी सैलरी की। ये AB एंटरप्राइज है, इसकी बिजनेस इनकम है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं। ये जिसको सैलरी देगा उसके एम्प्लॉइज होंगे, ये जिसको सैलरी देगा उसको क्या करेगा? टैक्स काट के देगा। टैक्स रिडक्शन एट सोर्स होगी, ऐसा ही है। ये भी तो गर्मा गर्म सैलरी जैसे ही जनरेट हो रही है इस एम्प्लॉय के लिए, उसकी गर्मा गर्म सैलरी के ऊपर क्या काट रहा है एम्प्लॉयर? टैक्स काट रहा है। वो भी क्या होना चाहिए फिर? फुल एंड फाइनल होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ऑर्डिनेंस ने सैलरी को फुल एंड फाइनल की कैटेगरी में नहीं डाला। फुल एंड फाइनल की कैटेगरी में आने के लिए शर्त है कि ऑर्डिनेंस ने कह दिया हो कि हमें तुझसे बहुत मोहब्बत है, तू फुल एंड फाइनल की कैटेगरी में है। क्या बात समझ आती है? और जो फुल एंड फाइनल की कैटेगरी में नहीं है वो ऑटोमेटिकली किधर आ जाएगी? नॉर्मल की कैटेगरी में। ये तो हो गई एक बात, ये पहली बात। फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डिनेंस ने सैलरी को फाइनल टैक्स रिजीम की कैटेगरी में डाला नहीं है। जिसको फाइनल टैक्स रिजीम की कैटेगरी में डाला नहीं है वो ऑटोमेटिक क्या है? नॉर्मल में। ये पहली बात हो गई। क्योंकि अगर उसको स्पेशल कैटेगरी में डालते, स्पेशल रेट बताता ऑर्डिनेंस, नहीं बताया, इसका मतलब नॉर्मल कैटेगरी है। पहली बात। दूसरी बात, हम जगह जगह बहुत से स्टेप पे देखेंगे कि जैसे ही इनकम जनरेट हो रही है टैक्स कट रहा है, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हो रही है टैक्स कट रहा है। तो सर जहां भी गर्मा गर्म प्रोसीड्स पर, ट्रांजैक्शन पर एट सोर्स टैक्स कट रहा है, विद होल्डिंग हो रही है, क्या हर जगह वो एफटीआर है? नहीं, एफटीआर नहीं, जब तक ऑर्डिनेंस उसको कहे ना, स्पेसिफाई ना करे। अगर स्पेसिफाई कर दिया, जैसे कि डिविडेंड, मिसाल दे रहा हूं, जैसे कि प्राइजेस एंड विनिंग्स, ऑर्डिनेंस ने कह दिया कि ये किस में आता है? एफटीआर में। ये किस में आता है? एक्सपोर्ट्स। ये किस में आता है? एफटीआर में। तो सर अब जो टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन होगी वो फुल एंड फाइनल होगी। टैक्स डिडक्शन कलेक्शन तो यहां भी हो रही है, लेकिन क्या ये फुल एंड फाइनल है? हमने कहा ये फुल एंड फाइनल नहीं है। साल खत्म होगा, आखिर में तसल्ली से सांस लेंगे, चेक करेंगे गलत तो नहीं कट गया, ज्यादा तो नहीं कट गया, कम तो नहीं कट गया, एडजस्टमेंट कर लेंगे, जो करनी होगी कर लेंगे। और रेट भी कौन सा लगेगा? नॉर्मल। यहां पर टैक्स डिडक्शन कलेक्शन हो गई, वो फुल एंड फाइनल। टैक्स डिडक्शन कलेक्शन यहां भी हो रही है, टैक्स डिडक्शन कलेक्शन यहां भी हो रही है। यहां फुल एंड फाइनल है, यहां फुल एंड फाइनल नहीं है। यूं समझ लो आसान अल्फाज में, थोड़ा सा मैं हर चीज को कोशिश करता हूं थोड़ा और आसान अल्फाज में। कहते हैं भाई हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। चमक तो ये भी रहे, टैक्स डिडक्शन कलेक्शन हो रही है, चमक तो ये भी रहे, टैक्स डिडक्शन कलेक्शन हो रही है, लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जो सोना है, जिसको हम गोल्ड स्पेसिफाई करेंगे, वही क्या है? सोना है। तो हमने कहा यही, इसको हम स्पेसिफाई करेंगे, और जब स्पेसिफाई करेंगे तो यही फुल एंड फाइनल होगा, और वो फुल एंड फाइनल नहीं होगा। डिडक्शन यहां भी हो रही है, डिडक्शन यहां भी हो रही है, एट सोर्स हो रही है, हाँ एट सोर्स हो रही है। ये फुल एंड फाइनल है, ये फुल एंड फाइनल नहीं है।
क्या ये बात क्लियर है बेटा? याद रहेगी? आगे हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा लेवल बड़ा हो जाएगा, हर इनकम की कैटेगरी को हम पढ़ते चले जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक स्टेज पे मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। हेडिंग डाली थी हमने, क्या? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अच्छा, मैं हर वो कैटेगरी नाम से बयान कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं किसी किताब के अंदर नाम से अलग से स्पेसिफाई होती है। ठीक है, क्लैरिटी के लिए। फिर जब हम आगे कोर्स में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमको पता लगता चला जाएगा क्या है क्या नहीं है। शब आ जाओ। अब एक कैटेगरी है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। नाम से ही पता लग गया क्या? नाम से ही पता लग गया क्या? सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट ब्लॉक। सर इसकी भी 1.5 इंच की मस्जिद अलग है। ये भी वो कैटेगरी है जो अपने आप को नॉर्मल के साथ मिक्सअप नहीं कर रही, कह रही भाई आप अलग हैं हम अलग हैं। यानी कि सर इसके ऊपर भी नॉर्मल वाला रेट तो नहीं लगेगा, यानी कि इसका रेट भी क्या होगा? स्पेसिफाइड बाय ऑर्डिनेंस, या डिफरेंट रेट स्पेसिफाइड बाय ऑर्डिनेंस। ठीक है, ठीक है भाई। यानी कि नॉर्मल रेट्स, नॉर्मल टैक्स रेट्स नॉट एप्लीकेबल, यूं भी कह सकते हो। ठीक है भाई। Sure. तो सर ये एफटीआर की तरह लग रही है दिखने में, उसके भी रेट अलग, इसके भी रेट अलग, उसके भी रेट अलग, इसके भी रेट अलग। इससे पहले हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी हैं, कौन कौन सी? एनटीआर और एफटीआर। ये 3rd कैटेगरी पढ़ रहा है। रेट स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड रेट देख के हमें ये लग रहा है कि इसकी खुसूसियात किससे मिलती जुलती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सिर्फ यही खुसूसियत मिलती है कि इसके रेट अलग है, बाकी और कोई खुसूसियत नहीं मिलती। क्यों? आओ देखते हैं। एक्सपेंसेस अलाउड as given, या यूं कह लो as per the conditions specified by law। एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं इसमें से। क्या एफटीआर में से एक्सपेंस अलाउड होते थे? नहीं होते थे। और मैंने वहां लिखा था टैक्स रिडक्शन कलेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज। यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं है। टैक्स क्रेडिट्स, सॉरी पहले डिडक्टिबल अलाउंस लिखते हैं। Deductible allowances not allowed, tax credits not allowed। इधर स्टार बना देना, फिर बताता हूं क्यों बनवाया स्टार। Deductible allowances not allowed, tax credits not allowed, loss allowed to be adjusted or carried forward as per the conditions specified under the law।
अजीब सी कैटेगरी है, क्या ख्याल है? रेट अलग है, एक्सपेंसेस अलाउड है। अच्छा, ये जो मैंने सितारे बनाए 2 स्टार बनाए, बेसिकली ये जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है ना, ये है नॉर्मल कैटेगरी की भाई। नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली जो कैटेगरी है ना, एनटीआर, यूं समझो इसका उसका भाई है ये। सर जब उसका भाई है, चले आपने कहा रेट अलग है, मान लिया हमने, एक्सपेंसेस अलाउड है, ठीक है सर, नॉर्मल में भी अलाउ होते थे। डिडक्टेबल अलाउंसेस यहाँ अलाउड नहीं है, नॉर्मल में तो अलाउ होते थे। टैक्स क्रेडिट्स यहाँ अलाउड नहीं है, नॉर्मल में तो अलाउ होते थे। अच्छा, अब सुनना इसमें है क्या सीन। लॉ ने कहीं भी नहीं लिखा, लॉ में ये बात कहीं नहीं लिखी कि डिडक्टेबल अलाउंसेस अलाउ नहीं होते। लॉ में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई कि टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होते। फिर आपने क्यों लिखी है सर? मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि आपकी किताब में भी डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होते। एग्जामिनर भी डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं करता इस इनकम में से। और थर्ड, इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, आईरिस का जो पोर्टल है, एफबीआर का जो पोर्टल है जिस पे रिटर्न फाइल होता है, वो पोर्टल भी ये हरकत अलाउ नहीं करता। ना डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ करता है, ना टैक्स क्रेडिट अलाउ करता है। क्या ये बात समझ आती है? इसीलिए हम भी अलाउ नहीं करेंगे। क्या बात समझ आती है? पिछली अटेम्प्ट में क्या हुआ, एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया और एग्जामिनर ने टैक्स क्रेडिट इसको इंक्लूड करके कैलकुलेट कर लिया। एग्जामिनर का अल्लाह भला पूछे, उसको अल्लाह ही पूछे। ठीक है, बात आती समझ में? हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? हम वो ट्रीटमेंट करेंगे जो स्टूडेंट के लिए बेस्ट पॉसिबल होता है। हम वो ट्रीटमेंट करते हैं जो स्टूडेंट के लिए बेस्ट पॉसिबल होता है। मिसाल के तौर पर ऐसे भी ट्रीटमेंट्स आएंगे कि मैं आपको कहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, आपकी रिवीजन किट में ऐसा हुआ है और एग्जामिनर हमेशा ऐसा ही करता है, इसलिए आपने भी ऐसा ही करना है। लॉ में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? लॉ बेसिकली व्हेन यू से लॉ में बहुत चीज ऐसी होती हैं जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं होती। अगर लॉ में हर लिखी हुई चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती, शफाफ पानी की तरह, तो आज ये कोर्ट, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए होते बेचारे, उनको तनख्वाहें कहाँ से मिलती? आज लाखों केसेस कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर टैक्स की किसी न किसी इंटरप्रिटेशन के ऊपर चल रहे होंगे। वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि लॉ कई जगहों के ऊपर एम्बिगुअस है, ग्रे एरिया है लॉ के अंदर, कहते हैं ग्रे एरिया। मैं उसको रीड करूं, मैं उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और कर सकता हूं, आप रीड करें, आप कुछ और कर सकते हैं। आपसे मुराद जो टैक्स की नॉलेज रखता है, समझ रहे हो? नॉलेजेबल बंदा जिसको लॉ की नॉलेज है, उसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। क्या ख्याल है? और इफ आई एम द टैक्स पेयर, मैं लॉ पढ़ रहा हूं, मैं लॉ की इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर सकता हूं। क्या ख्याल है? अगर कोई चीज मेरे फायदे की लिखी हुई है, कोई चीज मेरे बेनिफिट की लिखी हुई है, तो मैं लड़ सकता हूं। मैं देखो, टैक्स अथॉरिटीज ने लॉ नहीं बनाया हुआ। क्या ख्याल है? लॉ तो गवर्नमेंट ने बनाया। अब टैक्स वाला कहते हैं लॉ में लिखा है कि आपकी मुनीर साहब, आपकी इस इनकम पे टैक्स लगता है, आपकी ये जो इनकम है ना, इस पे टैक्स लगता है। मैंने कहा मुझे दिखा दो लॉ में कहाँ लिखा हुआ है। नहीं लगता है टैक्स। कहते नहीं लगता है। कहता भाई लॉ में तो नहीं लिखा हुआ, लगता है। अब अगर टैक्स वाला मुझे नोटिस भेजेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी जुडिशियल अथॉरिटी के पास चले जाऊंगा, बोलूंगा भाई ये पड़ताल करें, लॉ में तो नहीं लिखा हुआ, आप मुझे प्रूफ करें लॉ में कहाँ लिखा हुआ। फिर ये जाएगा कहाँ मैटर? अगर कहीं भी रिजॉल्व नहीं हुआ तो हाई कोर्ट तक जाएगा ये, और फिर वहां पे बैठा हुआ बाबा डिसाइड करेगा लॉ में लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। क्या ख्याल है? बात आती समझ में? तो लॉ में ऐसे कई केसेस होंगे, ऐसी कई जगह आएंगी, कई से मुराद 5-6 जगह आएंगी जहां पर मैं आपको बताऊंगा। और अब मैंने ये भी किया है कि मैं स्टूडेंट्स को ना नोट भी लिखवा देता हूँ साथ। मिसाल के तौर पर जब हम टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे ना, टैक्स क्रेडिट्स की एक सीक्वेंस है। टैक्स क्रेडिट्स की एक
उसी सीक्वेंस के अंदर टैक्स क्रेडिट को अलाउ कर सकते हैं हम, उसी सीक्वेंस के अंदर चलना पड़ेगा। अगर सीक्वेंस आगे पीछे हुई, आंसर आगे पीछे हो जाएगा। किताब की सीक्वेंस कुछ और है, एफबीआर के ब्रोशर की सीक्वेंस कुछ और है, और इनकम टैक्स पोर्टल पर वही सीक्वेंस है जो एफबीआर ब्रोशर की सीक्वेंस है। यानी कि आपकी किताब की सीक्वेंस ठीक नहीं है, लेकिन आपकी किताब में वही सीक्वेंस है। जब भी एग्जाम में आया, एग्जामिनर ने उसी सीक्वेंस को फॉलो किया, आंसर भी उसी सीक्वेंस के हिसाब से, तो हम भी वही सीक्वेंस फॉलो करते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट को नोट लिखवा देता हूं, कि दिस सीक्वेंस ऑफ टैक्स क्रेडिट इज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ICAPS स्टडी टेक्स्ट एज पर FBR ब्रोशर, सेकंड शेड्यूल क्रेडिट्स are calculated before the credits of section 64। ये मैं नोट लिखवा देता हूं ताकि जो भी चेक करो उसको पता हो कि बच्चे को पता है FBR ब्रोशर के अंदर सीक्वेंस अलग है, और ये जो सीक्वेंस फॉलो की हुई है ये ICAP की स्टडी टेक्स्ट की सीक्वेंस फॉलो की हुई है। क्या बात समझ आती है? क्यों? क्योंकि यू नेवर नो कि जो बंदा चेक कर रहा है अब वो क्या चेक कर रहा है। अब एक अच्छी चीज हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने लास्ट टाइम बच्चों को बताया था। अब ICAP ने टीचर्स को एक पोर्टल दे दिया, जब भी पेपर आता है वो टीचर से कमेंट्स लेता है, पेपर पे भी कमेंट्स लेते हैं, सजेस्टेड सॉल्यूशंस पे भी कमेंट्स लेते हैं। बात आती है समझ में? और टीचर से ये भी कमेंट्स लेते हैं कि इसके कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, क्या ठीक हो सकता है, क्या ठीक नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज और ये गैप बहुत कम हो रहा है। बात आती है समझ में आपको? अब टीचर कमेंट कर सकता है कि भाई आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि जिसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो बच्चा इसका ये आंसर भी लिख सकता है, ये आंसर भी लिख सकता है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वो कैटेगरी है जो नॉर्मल से करीब है, FTR से करीब नहीं है। किससे करीब है? नॉर्मल से करीब है। इसमें सारी खुसूसियत नॉर्मल वाली पाई जाती है। इसमें से एक्सपेंसेस भी लेस हो सकते हैं। डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट्स हमने कहा अलाउ नहीं होते, लॉ में नहीं लिखा हुआ लेकिन अलाउ नहीं होते। ठीक है, और क्या इसमें लॉस आ सकता है? हमने कहा सर जब एक्सपेंसेस को लेस करने की आप बात करेंगे तो लॉस तो आ सकता है। जहां एक्सपेंसेस इनकम से, रेवेन्यू से एक्सीड किए, लॉस आ जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? इसकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं आप। ठीक है मेरे बच्चों, एग्जाम्पल 2-3 लिखवा देता हूं। कैपिटल गेन और डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। टर्मिनेशन बेनिफिट्स रिसीव्ड अंडर गोल्डन हैंडशेक स्कीम। बेटा बात ही नहीं करो प्लीज बच्चों। टर्मिनेशन बेनिफिट्स अंडर गोल्डन हैंडशेक स्कीम, शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने GHS। पिछली दफा जिन बच्चों ने शुरू की क्लासें ली थी उनको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी लिखवाया था, वो काट देना अगर वो कोई रजिस्टर लेके बैठे हैं तो। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं रही, चेंज आ चुका है फाइनेंस एक्ट में। ठीक है मेरे बच्चों, अभी ये 2 एग्जांपल लिख लो, बाकी की एग्जांपल बाद में। कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टर्मिनेशन बेनिफिट्स अंडर गोल्डन हैंडशेक स्कीम। ब्रैकेट में लिख भी देना एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर। एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर, इसको मैं समझाऊंगा नहीं, सैलरी के हेड के अंदर ही आ जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। यानी इसका मतलब यह है कि सर जो प्रॉपर्टी बिकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होती है, उसके ऊपर जो गेन आता है क्या वो नॉर्मल इनकम के साथ क्लब नहीं होगा? हमने कहा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका अलग से रेट गिवन है।
और टैक्स लॉ कहता है कि जब प्रॉपर्टी बिकेगी उस पे गेन आएगा, उस पर नॉर्मल रेट अप्लाई नहीं होगा। क्या ये बात समझ आती है? दूसरी एग्जांपल, टर्मिनेशन बेनिफिट्स। जब भी कोई एम्प्लॉई, मिसाल के तौर पर कोई एम्प्लॉई है, वो पीआईए में काम कर रहा है, वो पीआईए में काम कर रहा है, पीआईए का एम्प्लॉई है, और पीआईए अब उस एम्प्लॉय को फारिग करना चाहता है, ठीक है? अभी बीच में हुआ था, पीआईए ने गोल्डन हैंडशेक स्कीम अनाउंस की थी, तो पीआईए ने कहा भाई ये सारे के सारे फारिग लोग हैं, सिफारिशी भर्तियां हैं, ये इनको फारिग करो वरना इदारा तो तरक्की नहीं करेगा। लेकिन हमारे कंट्री के अंदर जाहिर सी बात है लेबर लॉस वगैरह हैं, इस तरह से किसी को आप नहीं फारिग कर सकते। तो पीआईए ने एक स्कीम लॉन्च कर दी, गोल्डन हैंडशेक स्कीम। पीआईए ने बोला भाई ठीक है, हम तुझे इतना पैसा दे रहे हैं, अब ये पैसा ले और चलता बन। बात आई समझ में? अब बेसिकली वो जो पैसा दिया जाता है ना, वो दे तो पीआईए रही है, एम्प्लॉयर दे रहा है। जब हम सैलरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को जो भी बेनिफिट मिलता है सैलरी है। तो सर पीआईए से एम्प्लॉई को बेनिफिट मिल रहा है तो वो सैलरी है, और सैलरी किस में आता है? नॉर्मल टैक्स रिजीम में आता है, नॉर्मल टैक्स रिजीम में आता है। तो सर वो टर्मिनेशन बेनिफिट्स को आप कहाँ डालें? नॉर्मल में डालें, नॉर्मल में डालें। लेकिन टैक्स वाले को एहसास हुआ कि ये अमाउंट बहुत बड़ी होती है, जब भी किसी को निकाला जाता है किक मार के, तो उसको हम ठीक ठाक पैसे देते हैं। मिसाल के तौर पर हो सकते हैं 50-60 लाख रुपए दे रहे हो, पीआईए उस एम्प्लॉय को कितने दे रहा हूँ? 50-60 लाख रुपए दे रहा हूँ। अब 50-60 लाख रुपए जब नॉर्मल स्लैब में जाएगा तो स्लैब टक 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 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते 10-11 तक पहुंच जाएगा। क्या ख्याल है? और बहुत हाई रेट लग जाएगा, बहुत हाई रेट लग जाएगा। तो हम देखेंगे कि इसको सेपरेट ब्लॉक करने से टैक्स पेयर को बेनिफिट दिया गया है, बेनिफिट दिया गया है। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्या बेनिफिट है, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, पगला जाओगे, चकरा जाओगे, वैसे ही पगलाए हुए। तो ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा तुमको, लेकिन इतना बता दूं कि ये टैक्स पेयर की फायदे की बात है। लेकिन फिर भी टैक्स पेयर के पास क्या है? ऑप्शन है, चाहे तो नॉर्मल का पार्ट बना दे, लेकिन अगर सेपरेट ब्लॉक में डालने से उसको फायदा होता है तो वो क्या करेगा? सेपरेट ब्लॉक में डालेगा। अब ये सेपरेट ब्लॉक का क्या रेट है? सर क्या रेट है बताएं ना हमें, सैलरी पढ़ेंगे तब बताऊंगा। बात आती समझ में? अभी नहीं बताऊंगा। क्लियर है बात? 2 एग्जांपल्स लिख ली, सेपरेट ब्लॉक लिख लिया, बस अब इंशाल्लाह हमारा रिजीम्स का डिस्कशन ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। अच्छा, आखिरी चीज भी लिख लो, मिनिमम टैक्स regime. Minimum tax regime. Minimum tax regime. क्या है ये? ये खतरनाक रिजीम है। ये क्या है? खतरनाक रिजीम है। एक हमने कहा कि है नॉर्मल रिजीम, तरीका है। देखो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है ना, इनकम को टैक्स करने के मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं। जिस तरह किसी मुजरिम को ट्रीट करने के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या ख्याल है? डंडे भी मारे जाते हैं, घूसे भी मारे जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते हैं, है ना? इसी तरह इनकम को टैक्स करने के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, जो जिस हद पे चढ़ जाए, ऑर्डिनेंस ने जिसको जिस कैटेगरी में डाल दिया। तो हमने कहा एक थी एफटीआर, हमने कहा ये वो इनकम है, ये वो इनकम है जिस पे टैक्स रिडक्शन कलेक्शन एट सोर्स होगी, और जो कलेक्शन होगी वो फुल एंड। तो सर ऑर्डिनेंस बताएगा हमें कि एफटीआर क्या है? हाँ, हमने ऑर्डिनेंस बताएगा ये एफटीआर है, ये एफटीआर है, ये एफटीआर है, ऑर्डिनेंस बताएगा। डिविडेंड एफटीआर है, प्रॉफिट ऑन डेट एफटीआर है, एक्सपोर्ट्स एफटीआर है, प्राइसेस इन रनिंग एफटीआर है, नाम से बताएगा। ठीक होगी बात? मिनिमम टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम। एफटीआर में क्या होता था? एफटीआर में ये होता था, मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट सेल्स है किसी की, क्या है किसी की?
एक्सपोर्ट सेल्स। एक्सपोर्ट सेल्स उसकी हो गई 25 मिलियन की, 2.5 करोड़ की रेवेन्यू है ना ये। उस 25 मिलियन के ऊपर जैसे ही वो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स बैंक अकाउंट में गिरेंगे उस पर क्या कट जाएगा? 1% का 25 कितना बना बेटा? 2.5 करोड़ पर 25,000 बनता है। एक दफा फिर चेक कर लो, मुझे नहीं पता, जीरो आगे पीछे हो सकता है, एक दफा देख लो। 2.5 लाख 2.5 लाख टैक्स कट गया। 2.5 लाख टैक्स कटने के बाद एफबीआर हो गया साइड पे। एफबीआर ने बोला हमें हमारा हिस्सा मिल गया, अब अल्लाह आपको खुश रखे, हमें इस इनकम पे क्या मिल गया? टैक्स मिल गया, अब अल्लाह आपको खुश रखे। आप जितना कमाओ आपका, मिसाल के तौर पर कमाओ कैसे? अब आप अकाउंटेंट है, मिसाल के तौर पर इस एक्सपोर्टर के पास आप जैसा कोई अकाउंटेंट था, आपने कहा इनकम कैसे निकलती? इनकम निकलती है इसमें से एक्सपेंसेस तो लेस करो, कर लेते हैं। एक्सपेंसेस लेस की, आपने कहा यार सिर्फ 10 मिलियन के एक्सपेंसेस लेस होते हैं, प्रॉफिट कितना आ गया? सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। जब भी मैं बात करूंगा इनकम की, वो किसकी बात करूंगा मैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 15 मिलियन। एक ये एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर 1, दूसरा एक्सपोर्टर E2, उसकी एक्सपोर्ट सेल्स उसकी भी 25 मिलियन है, उसके भी एक्सपेंसेस लेस हुए, उसके एक्सपेंसेस आ गए 27 मिलियन के। लेकिन जब ये एक्सपोर्ट हुई होगी तो इसकी एक्सपोर्ट पे भी कितना % टैक्स कट गया होगा? फुल एंड फाइनल। मिनिमम नहीं, किसने बोला मिनिमम? मिनिमम नहीं मेरे बच्चों, फुल एंड फाइनल। फुल एंड फाइनल एक्सपोर्ट वाला टैक्स क्या होता है? फुल एंड फाइनल। 2 मिलियन का लॉस आ गया, एक का कितना प्रॉफिट? एक का कितना लॉस? इसका 15 मिलियन का प्रॉफिट देख के टैक्स वाले की राल नहीं टपकेगी, और टैक्स लगाऊं। टैक्स वाला अपना हिस्सा लेके क्या हो गया? घर चला गया। ना तो ये एक्सपोर्टर लॉस देख के रोता हुआ एफबीआर के पास जाएगा मुझे ये 2.5 लाख वापस करो, ये 2.5 लाख अब क्या हो गया? ये मुर्दा हो गया, ये एफबीआर के पास चले गए, अब ये वापस नहीं मिल सकते। चाहे जितना भी टैक्स आ जाए एफबीआर मजीद टैक्स नहीं लेगा, चाहे जितना भी लॉस आ जाए इस एक्सपोर्टर को अब कुछ वापस मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं इसको फुल एंड फाइनल टैक्स। मिनिमम टैक्स इससे खतरनाक है। इससे क्या है? खतरनाक। कैसे? एक्सपोर्टर वाला केस अलग है। एक्सपोर्टर बार बार कहता हूं उसको लोकल सेल के साथ मिक्स अप मत करना। एफटीआर के अंदर एक्सपोर्ट की मिसाल देता हूं जब भी देता हूं, ठीक है। अब आ जाओ मिनिमम टैक्स में। नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल लोकल सेल्स है, ये तो एफटीआर में जाएगी ना। एक्सपोर्ट वाली जाती है, लोकल वाली एनटीआर में जाती है। वेरी गुड। नॉर्मल लोकल सेल्स हुई मेरी 110 मिलियन। कितनी हुई? एक्सपेंसेस लेस किए और एक्सपेंसेस लेस करने के बाद अज्यूम कर लो 105 मिलियन लेस कर दिए। कितना आ गया प्रॉफिट? 5 मिलियन का प्रॉफिट आ गया। जरा मुझे बताओ 5 मिलियन के ऊपर टैक्स कितना बनता है? अच्छा एक बात बता दूं मैं, कैलकुलेटर संभालने से पहले एक बात सुन लो। टैक्स रेट कार्ड निकालो मेरे बच्चों। टैक्स रेट कार्ड में जो दूसरा डब्बा है ना उसके हिसाब से निकालना, पहले डब्बे के हिसाब से नहीं निकालना, दूसरे डब्बे के हिसाब से निकालना, दूसरे डब्बे के हिसाब से निकालना, ठीक निकालना। गलत निकाला पिटाई होगी इस पे। अच्छा
ऑनलाइन वाले बच्चों के अगर मैं सवालात के जवाब ड्यूरिंग लेक्चर ना दे सकूं तो माइंड मत करना, मेरे बच्चों आखिर में दे दूंगा सारे। बोर्ड थोड़ा ब्लर है, बोर्ड रिजीम, बेटा रिजीम मोड को बोलते हैं, मोड को, तरीका तरीका तरीका। कितना मेरे बच्चों? लॉक कर दूं मैं? मैंने ना कैलकुलेटर में देखा है ना रेट कार्ड में देखा है, क्या मैं भरोसा कर सकता हूं आप पे? यस सर। 9 लाख चाहिए? एफटीआर में तो नहीं है ना ये? नहीं सर, एफटीआर में नहीं है, एफटीआर में एक्सपोर्ट आती है, लोकल वाली सेल एफटीआर में, लोकल वाली सेल एफटीआर में। अच्छा जबरदस्त। तो उसूलन क्या होना चाहिए था? उसूलन क्या होना चाहिए था? उसूलन ये होना चाहिए था कि नॉर्मल रेट लगे और 9,20,000 टैक्स वाला ले ले हमसे चुपचाप खामोशी के साथ। क्या कहते हो? लेकिन टैक्स वाला कहते हैं रुक जाओ, रुक जाओ, ये चेक करो जरा। टैक्स वाला कहता है जब तुम्हारा टर्नओवर 100 मिलियन टच कर जाएगा, क्या कहता है टैक्स वाला? सुनना जरा, कीमती बात कर रहा है टैक्स वाला। टैक्स वाला कहता है जब तुम्हारा टर्नओवर 100 मिलियन टच कर जाएगा। कितना मिलियन? 100 मिलियन। पिछले फाइनेंस एक्ट में 10 मिलियन था, इस दफा 100 मिलियन हो गया। जो बच्चे पिछली दफा भी पढ़ रहे थे इस दफा भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो वो कहें कि सर क्या बता रहे हैं, पिछली दफा तो टोपी करा दी थी हमें। फाइनेंस एक्ट में चेंज आ गया, पिछली दफा 10 था, इस दफा 100 हो गया। 100 मिलियन का अगर टर्नओवर 100 मिलियन या उससे ज्यादा है, 100 मिलियन या उससे ज्यादा है, एक और कैलकुलेशन भी करना पड़ेगी। इसका निकालो 1.25% निकालो। बेटा 0 ठीक लगाए? 13 जबरदस्त हो गया। टैक्स वाला कहता है रुक जाओ, ये नॉर्मल है, ये मिनिमम है। नॉर्मल से कितना आया? 9,20। मिनिमम से कितना आ रहा है? 13 लाख। तो टैक्स वाले ने कहा कि भाई जब तू 100 मिलियन की बाउंड्री टच करेगा, ठक, जैसे ही तेरा पैर 100 मिलियन पे पहुंचा, अब तू मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर भी आ गया। अब तू किसमें भी आ गया? मिनिमम टैक्स रिजीम में भी आ गया। अब सिर्फ नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके तुझे सुकून का सांस नहीं मिलेगा, एक और अमाउंट भी निकालनी पड़ेगी। 1.25% ऑफ टर्नओवर, ये है मिनिमम टैक्स। यानी कम से कम इतना तो होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए। हमने कहा लेकिन नॉर्मल के हिसाब से हजरत ये आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल के हिसाब से अगर ये आ रहा है और मिनिमम के हिसाब से ये आ रहा है तो पे कितना करना पड़ेगा? पे ये करना पड़ेगा माजरत के साथ। चलिए तो गुंडा कर दिए। अच्छा रुकना रुकना, एक्सपोर्ट में जब एफटीआर होता था, एक्सपोर्ट में जब एफटीआर होता था, टर्नओवर पर 1% लग जाता था और फुल एंड फाइनल हो जाता था। इसमें टर्नओवर पे 1.25% भी लग रहा है और फुल एंड फाइनल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर ये 5 नहीं होता, 15 होता, तो जरा इसका एनटीआर का टैक्स निकालो। दूसरे स्लैब में देखोगे, हाँ बच्चों, दूसरे स्लैब में देखोगे बेटो, टैक्स रेट
$437,000,000. टैक्स कितना बना? 43,70,000, 43,70,000। FTR में था, एक्सपोर्ट था, FTR में था, 1% लगता था, फुल एंड फाइनल सुकून आ गया। अब जितना भी प्रॉफिट हो जाए कोई टेंशन नहीं है, लॉस हो जाए तब भी रोने का कोई फायदा नहीं है। यहां पर देखो सीन क्या है, कितनी खतरनाक बात है। प्रॉफिट 5 मिलियन, नॉर्मल में 9-20 आया, फिर भी टर्नओवर का चेक करना पड़ेगा 1.25%। जो ज्यादा इन दोनों में से जो ज्यादा हुआ, 9-20 और 13-75 में से ज्यादा कौन सा है? 13-75। और अगर प्रॉफिट हुआ 15 मिलियन, 15 मिलियन पर नॉर्मल के हिसाब से टैक्स बना 4370, और टर्नओवर के हिसाब से कितना बना? 1375। तो इस केस में कौन सा देना पड़ेगा? 4370,000। यानी कि मिनिमम टैक्स तो सर बहुत खतरनाक चीज है। क्या ख्याल है? बहुत खतरनाक चीज है। FTR के अंदर सुकून था, एक दफा कट गया, जितना प्रॉफिट आ जाए कोई टैक्स नहीं देना। यहां पर टैक्स वाला कहता है ये तो मिनिमम है, ये तो मिनिमम है, नॉर्मल इससे जितना ज्यादा है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब एक और बहुत खतरनाक बात कहने लगा हूं मैं, बहुत खतरनाक बात कहने लगा हूं। 5 मिलियन के प्रॉफिट, ये केस नंबर 1 था। 15 मिलियन का प्रॉफिट, ये केस नंबर 2 था। केस नंबर 3 लो जरा, 5 मिलियन का लॉस है, तो नॉर्मल टैक्स लगेगा इस पे? नहीं सर, नॉर्मल टैक्स तो नहीं लगेगा। लेकिन क्या टर्नओवर टैक्स मार्केट में आ जाएगा? आ जाएगा। कितनी जालिमाना चीज है, जालिमाना चीज है कि नहीं है? है तो सही, जालिमाना चीज है सर। अभी तो सोचो इसने 100 मिलियन कर दिया, पिछली दफा जब 10 मिलियन था। मैं तो कहता हूँ टैक्स ही गलत है, टैक्स का सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए। सीए के अंदर फजूल में 2 सब्जेक्ट बढ़ा दिए, आसानी से क्वालिफाई हो जाते हैं इसके बगैर। क्या ख्याल है जी बच्चा? अच्छा, ये मैंने सिर्फ अभी, मेरी बात सुन लो, ये मैंने अभी सिर्फ एक छोटा सा फ्लेवर दिया है। मिनिमम टैक्स का तफसीली तस्करा होगा बिजनेस इनकम के साथ, मैं इसके ऊपर डिटेल तस्करा नहीं करूंगा। ये मैंने सिर्फ एक फ्लेवर दिया है, छोटा सा फ्लेवर दिया है मैंने आपको। जब हम बिजनेस इनकम के सवाल देखेंगे तो उन सवालों के साथ इसकी इंटरेक्शन आएगी, थोड़ी सी आएगी, क्योंकि आपके कोर्स में ये है ही थोड़ा सा। तो सर ये पूरा कहाँ आएगा? ये पूरा आएगा सी पैनल में। FTR और मिनिमम टैक्स रिजीम, ये पूरा कहाँ आता है? एडवांस टैक्स में, सीए फाइनल में आता है, यहाँ पर नहीं आता। सही हो गई मेरी बात? सिर्फ बिजनेस इनकम पे, रेवेन्यू पे लगता है, टर्नओवर पे लगता है। मैंने इसीलिए कहा कि इसकी तफसील में नहीं जा रहा। टर्नओवर की डेफिनेशन गिवन है, वो डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम, टर्नओवर की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। लेकिन अभी मैंने कहा सिर्फ आपको एक फ्लेवर दे दूं मैं। अच्छा, फिर किसी ने टैक्स वाले से पूछा ये तो ज्यादती कर दी आपने, ये तो ज्यादती कर दी आपने। अच्छा, इस केस में तो ज्यादती नहीं हुई क्योंकि इस केस में तो नॉर्मल ज्यादा बन रहा था। क्या ख्याल है? लेकिन आपने कहा सर इस केस में जब नॉर्मल कम बन रहा है, या तो आप प्रॉफिट पे लो, क्योंकि एक्चुअल टैक्स तो यही है ना, इनकम पे टैक्स तो वही है जो इनकम पे कैलकुलेट होता है। ये इनकम तो नहीं है, ये इनकम तो नहीं है, और ये FTR भी नहीं है, ये FTR भी नहीं है, क्योंकि FTR के केस में तो आपने इसको भी कहां डाल दिया था? इनकम में। याद आता है जब हम FTR का डिस्कशन कर रहे थे तो इनकम की डेफिनेशन में वो अमाउंट जिस पे टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन एट सोर्स हो जाए। तो सर इस पे तो टैक्स डिडक्शन कलेक्शन एट सोर्स तो नहीं हुई है, ये तो हम साल के आखिर में वर्किंग कर रहे हैं ना। क्या ख्याल है? तो आपने कहा सर ये तो इनकम की डेफिनेशन में है ही नहीं, तो टैक्स वाला इस पे कैसे ये 1.25% लगा सकते हैं? ये तो ज्यादती की बात है। तो टैक्स वाले ने कहा हम ज्यादती थोड़ी कर रहे हैं आपके साथ। मैं क्यों ज्यादती नहीं हो रही? उसने कहा हम तो सिर्फ आपसे एडवांस टैक्स ले रहे हैं, टैक्स तो यही है आपका, टेंशन नहीं लो।
पे ये करना है। ये क्या बात हो गई? उसने कहा पे आप ये कर दो, कितना ज्यादा पे किया है जरा चेक करो, इसमें से ये माइनस करो। 4,55,000 एक्सेस 4,55,000। उसने कहा ये जो तुमने ज्यादा पे किया है ना, ये हमारे पास तुम्हारी अमानत है, एडवांस टैक्स है, आगे कभी इसको एडजस्ट करना हो तो कर लेना। सर ये जो लॉस हुआ है, लॉस में टैक्स नहीं बनेगा तो पूरा एडवांस है। पूरा एडवांस है, पूरा 4 लाख नहीं, पूरा नहीं। जब लॉस होगा तो बच्चा ये थोड़ी आएगा, ये तो 15 मिलियन का है ना। जब लॉस होगा तो जीरो बनेगा ना टैक्स। नॉर्मल टैक्स क्या बनेगा? ये पूरा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा फिर आगे में डिस्कशन करूंगा ना तो थोड़ा टेक्निकल होता चला जाएगा। तो अभी इसको यहीं तक रखो और इसके ऊपर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एक फ्लेवर दिया है, एक आइडिया दिया है कि व्हाट इज मिनिमम टैक्स रिजीम। मिनिमम टैक्स भी नॉर्मल का भाई है। जैसे आपने देखा कि इसमें भी नॉर्मल लायबिलिटी निकलेगी और नॉर्मल को हम टर्नओवर के 1.25% से कंपेयर करेंगे और वो भी कंपेयर सिर्फ कब करेंगे? सिर्फ कब करेंगे? जब टर्नओवर 100 मिलियन और अबव होगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। सही है, स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। आपके कोर्स में इसका थोड़ा सा ही डिस्कशन है, इसको हम आगे करेंगे बिजनेस इनकम के साथ। अभी मैंने सिर्फ एक आइडिया देने के लिए मिनिमम टैक्स रिजीम का नाम मुतारिफ कराने के लिए इसका तस्करा कर लिया, इसलिए मेरे बच्चों इससे कोई परेशान ना हो। हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं ना अभी, ये मैंने नहीं बताया। अभी मैंने ये बताया ही नहीं है कि मैं पहला वाला डब्बा कब यूज करवा रहा हूँ, दूसरा वाला डब्बा कब यूज करवा रहा हूँ। ये आपको पता लगेगा कब? ये आपको पता लगेगा जब हम दूसरे हैंडआउट पे पहुंचेंगे। सही है, तो इसकी टेंशन ना लो। मुझे जो डब्बा जब यूज करवाना होगा मैं बताऊंगा आपको। ये लिख लिया बच्चों? अच्छा भाई, इसके बाद बेटा जल्दी से एक हेडिंग डाल दो। ये तो थे टैक्स रिजीम्स ना, ये तो थे क्या? मोड्स ऑफ टैक्सेबिलिटी। मोड्स ऑफ टैक्सेबिलिटी भी बोल सकते हो, वैसे तो टैक्स रिजीम ही कहा जाता है, मैंने आसानी के लिए बोला। अब हम एक आखिरी चीज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम हैंडआउट की तरफ चलेंगे। मोड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन। इन पाकिस्तान में किस किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अच्छा, तो सर इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वो थे मोड्स ऑफ टैक्सेबिलिटी, किस किस तरह से टैक्स लगाया जाता है। टैक्स का लगाना एक अलग चीज है, टैक्स का कलेक्ट करना एक अलग चीज है। मिसाल के तौर पर, इसकी छोटी सी मिसाल यूं समझ लो, मिक्सअप नहीं करना, दोनों चीजों को गुड़गुड़ नहीं करना। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं, मैंने ये कहा कि सर बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम मेरी आ गई 10 लाख रुपए। ये किस रिजीम में जाएगा? हमने कहा नॉर्मल। रेट कौन सा लगेगा? आपने कहा दूसरा डब्बा। बताओ 1 मिलियन के ऊपर टैक्स रेट, टैक्स कितना बना? दूसरे डब्बे से। किसी बच्चे ने ऑनलाइन में मुझसे पूछा, सर ये टैक्स आपने कैसे कैलकुलेट करवाया? मेरे बच्चे ये तूने पिछली क्लास मिस कर दी, पिछली क्लास में मैंने टैक्स रेट कैलकुलेट करना सिखाया था। चूंकि रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अवेलेबल है इसलिए दोबारा नहीं बता रहा। देख लोगे ना बच्चा? टैक्स बचा दो। टैक्स अभी जो हमने रिजीम पढ़ा ना, रिजीम सुनना, मिक्सअप नहीं करना।
जो हमने पढ़ा ना टैक्स रिजीम, हमने ये पढ़ा टैक्स इनकम पे लगेगा कैसे, टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, टैक्स कलेक्शन कैसे होगी, ये नहीं पढ़ा था हमने। मिसाल के तौर पर ये 50,000 रुपए कैसे कैसे कलेक्ट हो सकता है, ये नहीं पढ़ा था हमने, ये हम अब पढ़ेंगे। ये 50,000 कैसे कैसे कलेक्ट हो सकता है, इसको कलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, ये नहीं पढ़ा था हमने। हमने पढ़ा था टैक्स लगेगा कैसे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कैसे होगा। पहली हेडिंग डालो उसमें, एडवांस टैक्स। कैसे कलेक्ट होगा, पहला तरीका उसको हम कहते हैं क्या, एडवांस टैक्स। पहले तरीके को हम क्या कहते हैं, एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स तो नाम से ही जाहिर है, नाम से ही जाहिर है, अभी साल गुजरा नहीं है, अभी इनकम पता चली नहीं है। जब साल गुजरेगा, रेवेन्यू आ जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएंगे, सर ये तो साल के आखिर में पता लगेगा कि कितना टैक्स बनना था, कितना टैक्स बनना था, 50,000 बनना था, लाख बनना था, 2 लाख बनना था। लेकिन क्या टैक्स वाला साल खत्म होने का इंतजार करेगा, हमने कहा नहीं करेगा सर, मुल्क तो पूरा साल चलेगा, मुल्क तो पूरा साल चलेगा, हर स्टेप के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स वाले कहेगा हम पूरा साल इंतजार नहीं कर सकते, हम पूरा साल इंतजार नहीं कर सकते। तो टैक्स वाले ने, अच्छा मैं फिर बता दूं, ये क्वार्टरली एडवांस टैक्स नॉट पार्ट ऑफ कैट 2, लेकिन कॉन्सेप्ट देने के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। तो टैक्स वाले ने कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज को कहा, हर किसी को नहीं, हर बंदे के लिए नहीं है ये, हर बंदे के लिए नहीं है ये, कोई क्राइटेरिया होगा हमें नहीं पता। टैक्स वाले ने कहा भाई पूरा साल खत्म होगा, फिर तू हमें टैक्स देगा, हम मुल्क कैसे चलाएंगे, हम तो तुझसे क्वार्टरली बेसिस पे क्या कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो आपने कहा भाई क्वार्टरली बेसिस पे तुम कैसे टैक्स कलेक्ट करोगे, क्वार्टरली बेसिस पे तुम कैसे टैक्स कलेक्ट करोगे। टैक्स वाले ने बोला वो हमारा काम है, हम किसी तरह भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, मिसाल दे रहा हूं, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर का टैक्स कितना था, हमने कहा प्रीवियस ईयर का टैक्स था 2 लाख, तो टैक्स वाले ने कहा ठीक है, फिर हम इस 2 लाख को डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तुम हर महीने 50,000 देते जाना, फिर साल के आखिर में देख लेंगे, जो कम ज्यादा होगा क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ये भी तरीका हो सकता है, बात आती समझ में। या टैक्स वाला बोल सकता है कि रेवेन्यू की बेसिस के ऊपर प्रोरेट करके तुम क्वार्टरली हमको टैक्स दे देना पिछले साल के हिसाब से, कोई भी तरीका हो सकता है, हमें नहीं पता, हमें इस डिस्कशन में पढ़ना ही नहीं है, सीए फाइनल में पढ़ेंगे। लेकिन हमने कहा कि एक तरीका होता है कि टैक्स वाला क्वार्टरली टैक्स कलेक्ट कर ले, हर क्वार्टर पर टैक्स कलेक्ट कर ले। क्या बात समझ आती है, प्रॉफिट नहीं आया, एक्सपेंस हमें नहीं पता साल के आखिर में कितने होंगे, एक अंदाजे से टैक्स वाला हर क्वार्टर पर टैक्स कलेक्ट कर लेगा। क्या बात समझ आती है, एक ये भी तरीका है टैक्स कलेक्ट करने का। दूसरा टैक्स कलेक्ट करने का तरीका क्या है,
टैक्स वाले ने जगह जगह विद होल्डिंग की कंडीशंस लगा दी हैं ऑर्डिनेंस के अंदर। जगह जगह क्या लगा दी? विद होल्डिंग किसको बोलते हैं? विद होल्डिंग बोलते हैं विद होल्ड करने को। कितनी टेक्निकल बात है ये, विद होल्ड करने को। मिसाल के तौर पर मैंने इनको कोई पेमेंट करनी है, मैंने आपको पेमेंट करनी है 50,000 रुपए की। मैंने उस 50,000 रुपए में से, सुनना कॉन्सेप्ट सुनना जरा गौर से कॉन्सेप्ट सुनना। आपका नाम क्या? क्या? दोबारा बोलो जोर से। सतीदान। सही बोला मैंने? तुम्हारा नाम क्या है? सनी। ये है सनी, ये है सतीदान। सनी सतीदान। सुनना जरा गौर से सुनना बात। सनी है, सनी ने इसको देने हैं 10,000। सनी ने इस भाई को सतीदान को देने हैं 10,000। कितने देने? 10,000। ये मेरे पास आया, इसने कहा सर इसने मेरे 10,000 रुपए लिए हुए हैं और मुझे दे नहीं रहे, ये मुझे दे नहीं रहा। सनी जब भी मैं इससे 10,000 का तकाजा करता हूँ गायब हो जाता है। बोलते अभी आया, बस एटीएम से निकाल के अभी लाया मैं, और गायब हो जाता है। मैंने कहा बेटा टेंशन नहीं ले, मैंने इसके देने कितने? 50,000। मैंने इसके देने कितने? 50,000। मैं उस 50,000 पे करते हुए 10,000 विद होल्ड करूंगा, 50,000 देते हुए 10,000 विद होल्ड करूंगा, और विद होल्ड करके तुझे दे दूंगा। अब तो खुश है? गुड, खुश रखकर। अच्छा, यही होता है टैक्स की दुनिया में, यही होता है टैक्स की दुनिया में। मिसाल के तौर पर मैं एक कंपनी हूं, कंपनी से मुराद कंपनी जब भी कहूं मतलब समझो एक बिजनेस, क्योंकि कंपनी की टैक्सेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। मैं एक बिजनेस हूं, मैं फर्म हूं, एक फर्म तो है ना मेरी, HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरी फर्म है। इस भाई ने मिसाल के तौर पर कुछ अरसे मेरी फर्म में काम किया, मुझे इसको सैलरी देनी है। मुझे इसको क्या देनी है? सैलरी देनी है। और अज्यूम ये करो मुझे इसको 60,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है, सही है? अब मैं इसको 60,000 रुपए सैलरी दे रहा हूं। टैक्स वाले ने कहा भाई इसको सैलरी नहीं देना, मेरे पैसे निकलते हैं। भाई कितने पैसे निकलते हैं? स्लैब के हिसाब से चेक करो कितने निकलते हैं, मुझे क्या बताओ, क्या ख्याल है? 60,000 अगर मैंने तुम्हें सैलरी देनी है तो 60,000 को मल्टीप्लाई करो 12 से, 7,20,000। 7,20,000 को स्लैब में चेक करो, पहले डब्बे में। मैंने सनी को सैलरी देनी है कितनी? 60,000। 60,000 के हिसाब से साल की कितनी बनती है? 7,20,000। 7,20,000 पे टैक्स कितना बनता है? 6,000। बस 7,20,000 में से 6,000 लेस करो। नहीं यार इतना कम बनता है, चलो 7,14,000। इसको डिवाइड बाय 12 कर लो, 59,000। यानी मैंने सनी को सैलरी तो कितनी देनी है? 60,000। लेकिन क्या मैं पूरे 60,000 दे रहा हूं इसको? नहीं दे रहा। मैं उस 60,000 में से 500 रुपए विदहोल्ड करूंगा, और टैक्स वाले ने मुझे बोला भाई ये पैसे हमारे बनते हैं 500 रुपए टैक्स वाले को हर महीने। यानी कि मैंने सनी की इनकम में से टैक्स को विदहोल्ड कर लिया। क्या बात समझ आती? फिर से, मैंने इस बच्चे की इनकम में से, सनी की सैलरी इनकम में से टैक्स को क्या कर लिया? विदहोल्ड कर लिया, और टैक्स वाले को क्या करा दिया? जमा करा दिया। क्या बात समझ आती है? क्लियर? दूसरी मिसाल, एक मिसाल ले ली। ये मिसाल कहां लिख लोगे? विदहोल्डिंग टैक्स ऑन इनकम पे लिख लेना। दोबारा बोलो तो। वो टैक्स पेयर बन गई, जो जमा करा रही है वो टैक्स पेयर बन गई। हाँ, कंपनी की जिम्मेदारी, वही वाली बात। लेकिन अब बेसिकली हम उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि दिस इज अ मोड ऑफ टैक्स कलेक्शन, एक तरीका है। इस तरीके को करने के लिए हमने इसको क्या बना दिया? कंपनी को टैक्स पेयर बना दिया, ताकि वो ये पूरा प्रोसेस कर सके। ठीक है भाई, एग्जाम्पल लिख लो बेटा। सैलरी, डिविडेंड पे से टैक्स कटता है। क्या ख्याल है? मैंने बताया था ना
कि कंपनी जब भी डिविडेंड देगी डिविडेंड देगी डिविडेंड देगी डिविडेंड देगी, वो क्या करेगी? टैक्स को विदहोल्ड कर लेगी, 15% को विदहोल्ड कर लेगी। सैलरी पे भी टैक्स को विदहोल्ड किया जा रहा है। देखो हम अभी यहाँ पे ये नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे ये नहीं पढ़ रहे कि सैलरी पे जो विदहोल्ड हुआ सैलरी नॉर्मल में जाएगी, ये यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम पहले पढ़ चुके, रिजीम में पढ़ चुके। डिविडेंड पे जो विदहोल्ड हुआ वो फुल एंड फाइनल था, ये कहाँ पढ़ा हमने? रिजीम में पढ़ लिया हमने। अभी हम तरीके देख रहे हैं किस किस तरह से टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में जा रहा है, किस किस तरह से टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में जा रहा है। यूं समझ लो हम ये पढ़ रहे हैं कि आईकैप के खजाने में किस किस तरह से पैसे जा रहे हैं। नंबर 1, स्टूडेंट आता है रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराता है। नंबर 2, एग्जामिनेशन फीस जमा कराता है। नंबर 3, पेपर फीस जमा कराता है। नंबर 4, एनुअल सब्सक्रिप्शन जमा कराता है। नंबर 5, बुक के पैसे जमा कराता है। नंबर 6, मेंबर बन जाता है सर, मेंबरशिप एडमिशन के पैसे जमा कराता है। 7, हर एनुअल सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप की जमा कराता है। ये तरीके, ये हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं, ये लिस्ट डाउन कर रहा है, ये लिस्ट डाउन कर रहा है। क्या बात समझ आ गई? अब ये फुल एंड फाइनल है। आपने पेपर की फीस दी, पेपर नहीं दिया, रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हम। मिसाल के तौर पर हम ये बात नहीं कर रहे कि पेपर की फीस किसी ने दी, नहीं बैठ सका, सर पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे या गए, ये डिस्कशन हमने रिजीम में कर ली। यहां पर तो हम सिर्फ वो मोड्स लिस्ट डाउन कर रहे हैं कि जिस जिस तरह से पैसा गवर्नमेंट के खजाने में जा सकता है। सैलरी हो गई, डिविडेंड हो गया, रेंट हो गया, बस ये एग्जांपल लिख लो। विदहोल्डिंग टैक्स, इस तरह से गवर्नमेंट के खजाने में पैसा पूरे साल जाता रहेगा, पूरे साल जाता रहेगा। अब हम इंतजार नहीं करेंगे कि कब साल खत्म होगा, सनी की सैलरी डिसाइड होगी, साल खत्म हो गया, हो मेरे 7,20,000 रुपए मैंने अर्न कर लिए, अब मुझ पे टैक्स लगाओ, ऐसा नहीं होगा। इसको पहली सैलरी दूंगा तो 500 रुपए टैक्स काट लूंगा, साल के आखिर का इंतजार नहीं करूंगा। बात समझ आती है? दूसरी एग्जांपल, विदहोल्डिंग टैक्स ऑन एक्सपेंसेस। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उस पर हम एडवांस टैक्स पे कर रहे होते हैं। अब मैं विदहोल्डिंग टैक्स बोलूं या एडवांस टैक्स जो हमें पे, विदहोल्डिंग का मतलब क्या है? मुझे पेमेंट करनी है, मैंने पेमेंट में से विदहोल्ड किया, एफबीएफ जमा करा दिया, विदहोल्डिंग टैक्स। तो ये भी एडवांस टैक्स ही हुआ ना इस बेचारे का। इसका तो साल खत्म नहीं हुआ था, इसकी तो साल की इनकम नहीं आई थी, लेकिन हमने साल खत्म होने से पहले एडवांस टैक्स की तरह का एक टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दिया। इसी तरह मुख्तलिफ एक्सपेंसेस के ऊपर कंपनीज एडवांस टैक्स कलेक्ट करती हैं। जैसे इंटरनेट के ऊपर मैंने बताया था आपको, जब भी स्टॉर्म फाइबर का बिल देखो, ट्रांसवर्ल्ड का बिल देखो, फाइबर लिंक का बिल देखो, उस बिल में इंटरनेट के चार्जेस तो लिखे हुए होंगे 1500 रुपए, फिर उस पर लगा हुआ होगा सेल्स टैक्स 19.5%, फिर उस पर लगा हुआ होगा एडवांस टैक्स, ठीक है 12.5%। तो वो भी तो आपसे ये इनकम टैक्स कलेक्ट कर रही है। क्या ख्याल है? वो भी तो आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट कर रही है इंटरनेट कंपनी। तो यहां पर लिख लो बेटा, विदहोल्डिंग टैक्स ऑन एक्सपेंसेस, विदहोल्डिंग टैक्स ऑन इंटरनेट, सॉरी एडवांस टैक्स लिख लो, विदहोल्डिंग ना लिखो इसको। WHT और एडवांस टैक्स ऑन यूटिलिटी, इंटरनेट, एयर टिकट्स एक्सेट्रा। ठीक है, और ये जितने भी मोड्स हैं ये सारे जबरी मोड्स हैं, ऐसा ही है, जबरी मोड्स हैं। अब ये बेचारा सनी नहीं चाहेगा कि मैं इसकी सैलरी पे टैक्स काट दूं, लेकिन मैं इससे पूछूंगा थोड़ी इससे, मैं तो सैलरी दूंगा ही टैक्स काट के, क्योंकि टैक्स वाले ने एज पर लॉ मुझे बाइंड किया हुआ है कि तूने टैक्स काट के ही इसको पैसे देने हैं। ये जबरी मोड है। तो ये पहला वाला जो एडवांस टैक्स वाला है, ये पहला हो गया। दूसरा ऑन वॉलेंट्री बेसिस, खुद की खुशी से, खुद की खुशी से।
टैक्स पेमेंट विथ रिटर्न ऑफ इनकम, टैक्स पेमेंट विथ रिटर्न ऑफ इनकम। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब बहुत साफ है, बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पर पूरे साल में सनी की सैलरी के ऊपर मैं टैक्स काट रहा था, 60,000 रुपए की सैलरी थी पर मंथ। साल की कितनी हुई? 7,20,000। 7,20,000 रुपए के ऊपर मैंने टैक्स कितना काटा था? 6,000 रुपए का मैंने टैक्स काटा था, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि सनी को टीचिंग का भी शौक था और सनी ने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उसने कहा मेरे दोस्त नालायक हैं, क्लास में सही से समझते नहीं है, उनको इसने पढ़ाया। और उसने कहा भाई मुफ्त में क्यों पढ़ाऊंगा यार, पैसे लूंगा तुम लोगों से यार। 2-2 हज़ार रुपए इसने चार्ज कर लिए बच्चों से, ठीक है। तो सैलरी के अलावा इसने ट्यूशन से भी इनकम अर्न कर ली 2-2.5 लाख रुपए की। हाँ, कर ली साल की 2.5 लाख रुपए की इनकम वो भी अर्न कर ली। तो 7,20,000 तो सैलरी हो गई और 2.5 लाख रुपए इनकम और हो गई। मैंने तो सिर्फ 7,20,000 रुपए के ऊपर 6,000 का टैक्स काटा था ना, लेकिन साल के आखिर में तो इसकी इनकम कितनी हो गई? 970। और 970 पर जरा बताओ कितना टैक्स बनता है? बेटा एक सेकंड कैलकुलेटर दीजिएगा। रुक तो जाओ जज्बातियों। डब्बा कौन सा यूज किया? पहला दूसरा करो। हाँ 970 भी लगेगा, दूसरा डब्बा यूज करो। टैक्स लगा 47,000। 6,000 रुपए तो मैंने तुम्हारा टैक्स काट लिया था, लेकिन जब साल खत्म हुआ तो तुम्हारी इनकम पे टैक्स कितना बन रहा है? 47,000। 6 में काट चुका हूं। तुम खुद की खुशी से टैक्स वाले को अब कितना टैक्स पे करोगे? 41,000। अंदर की खबर है, टैक्स वाले को थोड़ी पता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, टैक्स पढ़ते वक्त हमें एक बात को अज्यूम करना होगा। क्या अज्यूम करना होगा? कि हर टैक्स पेयर इंतहाई ईमानदार है और टैक्स पे करने के लिए बेचैन और बेकरार है। ये टैक्स पढ़ने के लिए हमें अज्यूम करना होगा। छुपाने के तो बहुत तरीके हैं। अगर मैं वो तरीके बताने पे आ गया तो पूरा सेशन तो सिर्फ उन तरीकों पे निकल जाएगा। वही पढ़ने आए। पेपर पास नहीं करना मेरे बच्चे, पहले पेपर पास करो, फिर वो तरीके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही है। ये खुद की खुशी से, खुद वॉलंटरी, अपनी इनकम विद द रिटर्न ऑफ इनकम। इसमें कोई जबरी नहीं है सर, कोई देख नहीं रहा इसमें, अल्लाह देख रहा हमें। ठीक है बच्चा। On demand by on demand by tax authorities। टैक्स वाले ने ये डंडे के जोर पे टैक्स लिया। मिसाल के तौर पर सनी ने छुपा लिया, जो ट्यूशन के पैसे आए थे ना वो छुपा लिए इसने कहा बताने की जरूरत क्या है, सैलरी के ऊपर 6,000 रुपए टैक्स कटा है, दोस्तों ने जो पैसे दिए, 2.5 लाख रुपए जो दोस्तों ने पैसे दिए, जो मैंने प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा के पैसे अर्न किए, किसी को क्या पता कि वो 2.5 लाख मैंने कमाए हैं? बात तो सही है, किसी को नहीं पता।
और इसने क्या किया, रिटर्न फाइल कर दिया, 7,20,000 रुपए की सैलरी इनकम शो करी, 6,000 रुपए का टैक्स कटा, रिटर्न फाइल कर दिया, जबरदस्त हो गया। दोस्तों से ट्यूशन पढ़ाने के जो पैसे आए, इसने कहा मेरे पास कन्वेंस नहीं है, काम करता हूँ सेकंड हैंड मेहरान ले लेता हूँ, सेकंड हैंड मेहरान ले लेता हूँ, 2.5 लाख रुपए की मिल जाती है। इसने क्या किया, मार्केट से सेकंड हैंड मेहरान ले ली, अपने नाम पे रजिस्टर करवा ली, ठीक है। इसका रिटर्न खुल गया ऑडिट में, इसका रिटर्न किसमें खुल गया, ऑडिट में। टैक्स वाले ने कहा आप प्रूफ करें ये आपकी इनकम ठीक है। मैं कहा ये लो सैलरी सर्टिफिकेट, देखो मैंने सैलरी अर्न की है, देखो मेरे बैंक में इतने पैसे आए, इतने ही पैसे आए। अच्छा, हमने एक्साइज से डिटेल निकलवाई, आपके नाम पे एक गाड़ी भी तो आ रही है, एक्साइज पे हमने डिटेल निकलवाई है, आपके नाम पर एक गाड़ी आ रही है जो आपने रिटर्न में डिक्लेयर नहीं की। ये गाड़ी कहां से आई, ये गाड़ी कहां से आई? तो हमारे हिसाब से नहीं, चाहे गिफ्ट है कुछ भी, यू शुड हैव डिक्लेयर्ड इट इन द इनकम टैक्स ना, टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर तो होनी चाहिए थी ना। और फिर अगर वो गिफ्ट है, अगर वो गिफ्ट है तो फिर जिसने गिफ्ट दिया वो भी फंसता है। हमारे क्लाइंट है, मेरा एक दोस्त ही था, मेरा दोस्त है, उसका ऑडिट खुल गया। और किस पे ऑडिट खुला आपको पता है? उसके वालिद साहब ने 2015 में 17.5 लाख रुपए उसको गिफ्ट दिया था, गिफ्ट से ट्रांसफर किया था। उस गिफ्ट ट्रांजैक्शन पर उसको 2015 का ऑडिट खुल गया और उस पर टैक्स वाले ने क्या मांगा, डिटेल्स, गिफ्ट डीड दो, बैंकिंग चैनल का प्रूफ दो, जिसने गिफ्ट दिया है अब्बा ने उसका इनकम टैक्स रिटर्न दो। ओके, उसके पास इतने पैसे हैं भी जो गिफ्ट दे रहा है, नहीं दे रहा, और उसने अपने रिटर्न में ये गिफ्ट शो किया हुआ भी है या नहीं किया हुआ। गिफ्ट इतना आसान नहीं होता कि आपने बोलिए गिफ्ट दिया है, चलो भाई चलो फारिग, ऐसा नहीं है। गिफ्ट की भी स्क्रूटनी होगी। तो टैक्स वाले ने आपका ऑडिट खोला, और ऑडिट खोला तो आपकी चोरी पकड़ी गई। टैक्स वाले ने बोला कि गाड़ी कहां से बनाई, आपके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो टैक्स वाले ने कहा हमारे हिसाब से ये गाड़ी 5 लाख रुपए की, हमने ऐड कर दिए पैसे, ठक टैक्स दो इसका। अंडर टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट खुला और टैक्स वाले ने आपकी इनकम ऐड कर दी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा इनकम अर्न करता हो, रिटर्न ही फाइल ना करता हो। टैक्स वाले को कहीं से खबर पड़ गई ये तो बहुत पैसे वाला बंदा है, तो रिटर्न ही फाइल नहीं करता। नोटिस भेजा, कोई जवाब नहीं, दूसरा नोटिस भेजा, कोई जवाब नहीं। टैक्स वाले ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास कर दिया, हमारे हिसाब से आपकी साल की इनकम 50 लाख रुपए, टैक्स दो। बेस्ट जजमेंट पढ़ेंगे हम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही चीजें बहुत काम आती है हम लोगों को, बीइंग टैक्स प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। तो खैर ये भी टैक्स लेने का एक तरीका है। तो बेसिकली इसमें हमने क्या पढ़ा, टैक्स कलेक्शन के तरीके क्या क्या हैं, एक मोटा ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको। इनके ऊपर है ना मिस, इनके नहीं, देखें ये जो टैक्स वाले हैं ना, टैक्स FBR इज द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी की पूरी, ठीक है। अगर टैक्स वाला कोई उल्टा सीधा नोटिस भेजता है तो हम ये देखेंगे कि उसके नोटिस के खिलाफ हम अपील कर सकते हैं। वो किसको कर सकते हैं? वो कमिश्नर अपील को अपील कर सकते हैं। कमिश्नर अपील के डिसीजन से भी हम राजी नहीं है, हम कहां जा सकते हैं? फिर हम एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। उसके डिसीजन से भी हम राजी नहीं है, हम फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के डिसीजन से भी राजी नहीं है हम, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते until and unless क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने लॉ पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तब जाया जा सकता है when there is a question of law, not a dispute of any facts and figures, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चलेगा। सर सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन से भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, फिर तुझे अल्लाह ही सेटिस्फाई करेगा, फिर दुनिया में तेरी सेटिस्फेक्शन मुमकिन नहीं है। क्या बात समझ, बेटा बात समझ आ गई? यानी कि बद्दुआ तो दे सकते हैं, अल्लाह देखेगा तुझे आखिरत में। चलो बेटा जल्दी से रब करो, टाइम कितना बचा? बहुत कम, जल्दी से। तो बेटा बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टैक्सेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एंड हुए, और अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखने लगे हैं बेटा। बातें नहीं होंगी बेटा, बातें नहीं होंगी बस।
अगर तुम लोग बातें ना करो ना और गौर से, अगर तुम लोग बातें ना करो ना, गौर से, फोकस और कंसंट्रेशन के साथ, एक बात बड़े दिल से कह रहा हूं मैं, आज बहुत दिल से बात कर रहा हूं मैं। और शुरू में इस बैच में, अल्हम्दुलिल्लाह इस बैच में शुरू से मुझे एक बात की बड़ी खुशी है। वो खुशी इस बात की है कि टैक्स का पेपर चूंकि ऊपर आ गया, एक मसला तो ये है कि बच्चों का मेंटल लेवल, मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा लो है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि यार ये जितने बच्चे मैं देख रहा हूँ इसमें रिजल्ट के बाद पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा। पहले ये होता था, टैक्स में बच्चे आए वो पूरा क्लास रूम भरा हुआ, कैफ 1 2 3 इकोनॉमिक्स और लॉ ने ऐसा रगड़ा मारा 40-50 बच्चे साफ हो गए। अजीब हो जाता था फिर। कम से कम अब ये सुकून है कि जितने बच्चे ये बैठे हैं, इन्होंने टैक्स देना ही देना है। टैक्स ऊपर आ गया ना, टैक्स ऊपर आ गया, अब बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी चौड़ा हो गया, टैक्स दूंगा तो टैक्स, ठीक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बात आपके जहनों में है कि यार टैक्स तो पढ़ना है, तो पहले दिन से क्यों नहीं पढ़ना, पहले दिन से पढ़ो। दूसरी बात, मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है, मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह पाक करने वाले हैं और अल्लाह पाक की मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने कोई क्लास मिस नहीं की, कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं किया, फिर कहता हूं कोई क्लास मिस नहीं की, कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं किया, इंशाअल्लाह आपके पेपर में 1 नंबर की भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको ना आती हो। 1 मार्क की भी, इंशाअल्लाह 1 मार्क की भी ऐसी चीज नहीं होगी। चलो हो भी गई 5 मार्क्स का प्रोविजन रखता हूं तो भी 95 तो तुम्हारे पक्के, लेकिन कब? फोकस, कंसंट्रेशन 100%, मिस नहीं करना। मेरे लेक्चर को घर बैठ के 3 की स्पीड पे नहीं सुनना, होती नहीं है 3 की स्पीड, 2 की होती है मैक्सिमम। नहीं मिस, ऐसे बच्चे हैं कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके वो 3 की स्पीड पे सुनते हैं। आप यकीन करो बहुत ज्यादा जनादा निकल जाता है किसी भी कॉन्सेप्ट का, जिस स्पीड से आप लोग सुनते हैं। ना किया करो, तसल्ली से, टाइम है ना, जिंदगी में करने को है क्या तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा? है कोई और मकसद है? अम्मा अब्बा ने पैसे खर्च करके, स्पॉन्सर करके तुम्हें सिर्फ पढ़ाई के लिए डिवोट कर दिया, करने को है क्या जिंदगी में? ठीक है बच्चों, दिल लगा के 100% फोकस कंसंट्रेशन के साथ सारी क्लासें ले लो, इंशाअल्लाह सबका पेपर पास है इंशाअल्लाह। लेकिन मैंने कहा ना कि सिर्फ इंशाअल्लाह माशाअल्लाह से पेपर निकलते होते तो सबके पास हो जाते, ऐसा होता नहीं है सबके पास हो जाए, ऐसा होता नहीं है। और अगर सबके पेपर पास होते तो सीए की वर्थ इतनी होती भी नहीं। क्या ख्याल है? अगर हर बंदा जो सीए में ज्वाइन कर रहा है और उसके पेपर पास होने लग गए तो फिर सीए कौन ज्वाइन करेगा? सही बात है, फिर सीए को ज्वाइन नहीं करेगा। हमें सीए की वर्थ भी चाहिए और पेपर भी हम चाहते हैं कि गरीबी में निकाल जाए, कि हमारी शक्ल देख के तरस खा के निकाल दे सर। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे नजर आ रहा है? छोटा छोटा सा जो मैंने लिखा है नजर आ रहा है? तो कुछ सबको नजर आ रहा है? लिखो बेटा। इनकम टैक्स shall be imposed for each tax year on every person बेटा बातें चल रही हैं, आवाज आ रही है मुझे।
who has taxable income as per the applicable tax rates. लिख लो बच्चों, ऑनलाइन वालों को ये तो नजर आ ही रहा होगा, इतना बड़ा लिखा। हाउ टू कैलकुलेट टैक्स रेट। बेटा जो स्लैब्स दिए हुए ना आपको, जो डब्बे दिए हुए टैक्स रेट के, जो पेज का पहला पेज है उसमें जो डब्बे दिए हुए उसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियां तो हमें नजर नहीं आ रही, नहीं है, सीढ़ियां से मुराद ये है कि स्लैब्स बने हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जब आपकी इनकम इतने से इतनी होगी तो क्या रेट लगेगा, इतने से इतनी होगी तो क्या रेट लगेगा। बस उन डब्बों को देख के आपने रेट लगाना है। ये हमने पिछली क्लास में किया है, तो उसकी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है बच्चा। एडवांस टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स में डिफरेंस क्या है। पेमेंट करने वाला, मिसाल के तौर पर मुझे दूसरे बंदे को पेमेंट करनी है, बेटा बस मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करनी है, मैं उसको पेमेंट करूंगा तो टैक्स विदहोल्ड करके पेमेंट करूंगा, इसको बोलते हैं विदहोल्डिंग टैक्स। एडवांस टैक्स इंटरनेट वाला है, इंटरनेट वाला आपको पेमेंट नहीं कर रहा, पेमेंट तो आप नहीं करनी है, तो अब यहाँ विदहोल्डिंग का वर्ड सूट नहीं कर रहा। क्या ख्याल है, इंटरनेट के पैसे हमने देने 1500 रुपए, लेकिन उसने टैक्स कलेक्ट भी करना है, तो अब यहाँ पे विदहोल्डिंग का वर्ड यूज नहीं कर सकते हम एडवांस टैक्स का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कि हम 1500 इंटरनेट के भी दे रहे हैं, 300 एडवांस टैक्स भी दे रहे हैं। यहाँ पर विदहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिकली वही है, एडवांस टैक्स ही है, प्रीपेड टैक्स है, प्रीपेड टैक्स है। विदहोल्डिंग टैक्स भी प्रीपेड टैक्स है, एडवांस टैक्स भी प्रीपेड टैक्स है, लेकिन विदहोल्डिंग का वर्ड कहाँ यूज होगा, मिसाल के तौर पर मैं हूं, इनको सैलरी दे रहा हूं, मुझ पे जिम्मेदारी है, तो मैं सैलरी देते हुए अमाउंट में से विदहोल्डिंग करूंगा, जमा करा दूंगा। लेकिन अब इंटरनेट कंपनी को तो आप ही पे कर रहे हो ना, इंटरनेट कंपनी तो विदहोल्ड नहीं कर सकती, पे इंटरनेट कंपनी तो नहीं कर रही है आपको, पे तो आप कर रहे हो, वो तो बिल कर रही है, तो फिर वो बिल में ऐड करेगी, उसको एडवांस टैक्स बोल देते हैं, और कोई फर्क नहीं है दोनों प्रीपेड टैक्स, ठीक है। अच्छा सुनना, अब ये देखो कितनी, ये सेक्शन 4 है ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और लॉ में, कंपनी लॉ में भी सेक्शन 4 है जो स्कोप ऑफ टैक्स बताता है। ये सेक्शन बेसिकली पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को एक पावर दे रहा है। ये सेक्शन पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पावर दे रहा है कि ए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जा और छा जा, सब पे टैक्स लगा, खुल के टैक्स लगा सब पे, सारा पाकिस्तान जहान अपना, सब पे टैक्स लगा। ये सेक्शन इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ऑथराइज कर रहा है कि आप टैक्स लगाएं। किस पे टैक्स लगाएं? इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन who has taxable income as per the applicable tax rates। बहुत कीमती सेक्शन है ये, और इसी सेक्शन से पूरे इनकम टैक्स की बेस फॉर्म हो रही है। फिर रीड कर रहा हूं, इनकम टैक्स किस पर लगेगा? shall be imposed for each tax year, हर साल लगेगा, हर साल, लेकिन आम साल नहीं है। ये कौन सा साल है? हमें नहीं पता टैक्स ईयर क्या होता है, हम पढ़ेंगे भी, पढ़ना है, इसीलिए तो अंडरलाइन किया मैंने। फॉर ईच टैक्स ईयर किस पे लगेगा? ऑन एवरी, और पर्सन बहुत सारे होते हैं, जिसमें मैंने बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, हु हैज टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम हमें नहीं पता क्या होती है, हम पढ़ेंगे टैक्सेबल इनकम क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है। As per applicable tax rate, टैक्स रेट हमने पढ़ना शुरू कर दिए। डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स हमने अप्लाई करना शुरू कर दिए, लेकिन हमें उसके ऊपर भी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि सर आप कब डब्बा 1 यूज करवा रहे हैं, कब डब्बा 2 यूज करवा रहे हैं, आप जो डब्बा यूज करवा रहे हैं हम कर रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। ये टैक्स रेट का है फर्स्ट शेड्यूल।
अब ये जो मैं बातें बोलता रहता हूँ, फर्स्ट शेड्यूल है, डिवीजन 1 है, पार्ट 1 है, ये सर इसका क्या मतलब है? सिर्फ सुनो बस। ये ऑर्डिनेंस जिस तरह कोई बुक होती है ना, कोई बुक के चैप्टर्स होते हैं, उस बुक के सेक्शंस होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, इसी तरह इनकम टैक्स के अंदर भी यही सीन है। चैप्टर्स हैं, पार्ट्स हैं, डिविजन्स हैं, सेक्शंस हैं। लेकिन क्या अभी हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ना है, सेक्शन से पढ़ना है? हमने कहा नहीं पढ़ना। अगर हमने सेक्शन से पढ़ने बैठे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को तो 6 महीने तो निकल जाएंगे, पेपर की तैयारी नहीं होगी। और अगर मैंने पढ़ा भी दिया तो भी याद तो कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर से, इतना मुश्किल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए सीए फाइनल का पेपर ओपन बुक रखा गया है कि उस ओपन बुक पेपर में हम ऑर्डिनेंस रीड करना सिखाएं। तो जब मैं सीए फाइनल में बच्चों को ऑर्डिनेंस पढ़ाता हूं तो काफी सारी चीजें ऑर्डिनेंस से रीड करवाता हूं। ये ऑर्डिनेंस से रीड करो, ये ऑर्डिनेंस से रीड करो, ये ऑर्डिनेंस से रीड करो, बताती समझ में। तो चूंकि अभी ऑर्डिनेंस को रीड करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए उसकी डिटेल में मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो ये स्कोप ऑफ टैक्स हमने लिख लिया। अब जब हम इस स्कोप ऑफ टैक्स में टैक्स ईयर पढ़ लेंगे, पर्सन की डेफिनेशन भी देख ली तकरीबन हमने, मजीद देख लेंगे। टैक्सेबल इनकम, ओहो सर ये दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है टैक्सेबल इनकम, लेकिन आपको पता है ये तो मासूम फितना है। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम खुल जाते हैं तक करके। फिर जैसे ही हर हेड ऑफ इनकम को क्लिक करते हैं उसमें से 7 चीजें खुल जाती हैं, 6 चीजें खुल जाती हैं। हम देखेंगे क्या चीजें खुलती हैं। तो जितना आसान ये वर्ड लग रहा है उतना ही बड़ा फितना है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि ये पूरे ऑर्डिनेंस की समरी है बेसिकली एक तरह की। चार्जिंग सेक्शन, टैक्स रेट, और टैक्स रेट के लिए पूरा फर्स्ट शेड्यूल जो आपको मैंने टैक्स रेट काट दिया, उसमें कितने सारे रेट्स हैं, किसको किस रेट पर टैक्स करना है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली दिस इज द स्कोप ऑफ टैक्स, दिस इज द पावरफुल सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, जो पूरे ऑर्डिनेंस को ये अथॉरिटी दे रहा है कि आप खुल के टैक्स लगाएं सब पे। क्या ये बात समझ आती है? इसको लिखने के बाद हमारा डिस्कशन अब जो शुरू होगा, जिसके बाद हम लोग फर्स्ट हैंडआउट पे आ जाएंगे टैक्स ईयर। अगर आपने लिख लिया तो मैं रब करूंगा बेटा। और टाइम कितना बाकी है बता दें आप मुझे। अभी तो पूरे 25 मिनट बाकी हैं। 10 मिनट है बेटा? कोई बात नहीं सर, काशिफ दोस्त है हमारे, सारे टीचर दोस्त हैं हमारे। 10-15 मिनट तो कोई नहीं, आधे घंटे का ब्रेक। बेटा एक काम करो, आप कैरियर ब्रेक ले लो। अच्छा भाई, ईयर, फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, और इंशाल्लाह पेपर पास। ठीक है भाई। ईयर, टैक्स ईयर क्या होता है? टैक्स ईयर से पहले हम थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि हमें अभी कितने टाइप्स ऑफ ईयर के बारे में पता है। हमने आज तक जिन ईयर्स को यूज किया, कैलेंडर ईयर, काउंटिंग ईयर, फिस्कल ईयर बोल दो, फाइनेंशियल ईयर भी कंट्री के हिसाब से होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। और बताओ कोई? इस्लामिक। हैप्पी न्यू ईयर। चलो, तो हमने कहा सर, अच्छा, और ये ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स ईयर तो टैक्स। तो सर बहुत सारे ईयर्स हमने अपनी जिंदगी में सुने, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर, क्या मतलब है इसका? थोड़ा सा जरा मैं इसके ऊपर रोशनी डालूंगा, उसके बाद हम टैक्स ईयर पे आ जाएंगे। और सर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, ईयर की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब हम अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं यार अकाउंटिंग पीरियड तो बताओ क्या है, क्या ख्याल है? हम कहते हैं जरा अकाउंटिंग पीरियड तो बताओ क्या है। क्यों पूछते हैं? बोले सर अकाउंटिंग पीरियड ही अगर हमने नहीं पूछा तो हम कौन से महीने की कौन सी साल की इनकम का हिसाब किताब करके दें आपको? आपको चाहिए क्या?
आपको जैन टू दिसंबर 2021 की पीएनएल चाहिए, आपको जुलाई टू जून 21 का पीएनएल चाहिए। आप पीरियड बताएंगे तो हम उसके हिसाब से हिसाब किताब करेंगे ना, क्या ख्याल है? यानी कि सर इस ईयर की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। कैसे? कंपनी अपनी प्लानिंग अपने ईयर के हिसाब से करेगी, क्या ख्याल है? कंपनी कहेगी कि यार मुझे अपना साल प्लान करना है, इस साल में मुझे इतनी एक्सपेंशन करनी है, इतनी मशीनें लेनी है, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पैसा कहां से आएगा? हाँ, इतनी इनकम होगी, इतने एक्सपेंसेस होंगे, इनकम को यहां ज्यादा बढ़ाएंगे, एक्सपेंसेस को कोशिश करेंगे इस साल इधर कम करें, इतनी इनकम जनरेट होगी तो इस साल इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओहो, इसका मतलब कि सर ये तो प्लानिंग पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ख्याल है कि मैंने इस साल में अर्न कितना करना है, खर्च कितना करना है, अचीव क्या करना है, और फिर रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए भी मैं अगर अपने आप को कंपेयर करूंगा, I am company 1. If I am comparing myself with company 2 who is in the same industry, और मैं बना रहा हूं मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या मैंने अपना साल रखा हुआ है जुलाई टू जून और उसने रखा हुआ है जैन टू दिसंबर, कैन आई कंपेयर माय परफॉर्मेंस विद द अदर कंपनी? नहीं कर सकता। तो हमने कहा सर साल की तो बहुत इंपॉर्टेंस है, मैंने कहा सर किसी भी पीरियड की तो बहुत इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंस है, हिसाब किताब के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंस है, क्या ख्याल है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो जब एक कंपनी के लिए साल इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या ख्याल है मुल्क के लिए साल इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा? सर हम हर महीने घर में आप देखते होंगे जिनके वालिद साहब सैलरीड पर्सन है, उनको सैलरी मिलती होगी, तो वो पूरा महीना बेसिकली उनके लिए बजट पीरियड होता है। क्या ख्याल है? यार मुझे सैलरी मिल रही है 2 लाख, अब मैंने घर का खर्चा 2 लाख के अंदर चलाना है, ये मेरी इनकम है, ये मेरे एक्सपेंसेस है, ये मेरी इनकम है, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं। और आपने अक्सर देखा होगा महीने के आखिरी दिनों में अम्मा कहती है अलमारी को हाथ नहीं लगाना, पैसे कम पड़ रहे हैं, ऐसा होता है। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं सर, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, अभी हम बुक्स नहीं परचेज कर सकते, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, थोड़ा सा हाथ जरा टाइट रखना पड़ेगा हमें, अम्मा ने कहा है ज्यादा खर्चे वर्चे नहीं करने अभी। तो सर जब एक घर चलाने के लिए इतनी प्लानिंग की जरूरत है तो क्या ख्याल है मुल्क चलाने के लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी बेटा? जरूर होगी सर, कैसे नहीं होगी? अच्छा वापस आते हैं कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर हमें पता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जैन एंड एंड्स एट 31 दिसंबर। अकाउंटिंग ईयर वो ईयर कि जिस पीरियड की असेसमेंट हमें करनी है, जिसकी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज का हिसाब किताब हमें करना है। आमतौर पर जैन टू दिसंबर भी होता है, जुलाई टू जून भी होता है, क्या ख्याल है? लेकिन कब जुलाई टू जून होता है, कब जैन टू दिसंबर होता है, हमें नहीं पता सर। एग्जाम में एग्जामिनर ने जिस सवाल में जैन टू दिसंबर दिया हुआ है हम जैन टू दिसंबर लेते हैं, एग्जामिनर ने जिस सवाल में जुलाई टू जून लिया हुआ है हम जुलाई टू जून लेते हैं, हमें तो नहीं पता। अच्छा पता लग जाएगा अभी। लेकिन बाहर तौर अकाउंटिंग ईयर जिसके हिसाब से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं, जिसके हिसाब से हमारी पीएनएल और बैलेंस शीट बन रही होती है। फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये कंट्री लेवल पर होता है मेरे बच्चों, कंट्री लेवल पर होता है। ये कब होता है? ये कहां होता है? कंट्री लेवल पर होता है। बेसिकली आपके कंट्री का जो बजट प्लान होता है ना, वो फिस्कल ईयर के हिसाब से होता है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है, और फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर चलता है जुलाई टू जून। ठीक है, हर साल एवरी ईयर, मिसाल के तौर पर ये जुलाई है और ये जून है, जून 2022, जुलाई 2021, और कहीं यहां पे खड़े होके, कहीं इस स्टेज पे, इस स्टेज पे हम खड़े होते हैं, ये मुल्क की बात कर रहा हूं, इस स्टेज पे खड़े होके एक आंख छोटी सीधी सी, अब ये आंख क्या कर रही है? बेसिकली वो इस पूरे साल को देख रही है, और यहां खड़े होके मुल्क का बजट बन रहा है, बजट फाइनलाइज हो रहा है।
अच्छा सर, इसका मतलब कि अगर जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक का बजट बनना है, हर साल बजट आता है, और हर साल बजट कहाँ आएगा? हर साल बजट आएगा इधर जून में। ये जो जून में बजट आता है, जो एप्लीकेबल होता है जुलाई 21 से जून 22 तक, जुलाई 21 से जून 22 तक बेसिकली वो अपना पूरा साल प्लान करता है कि इस पूरे साल मेरे पास इनकम कितनी होगी और मेरे खर्चे कितने हैं, इनकम कितनी होगी और खर्चे कितने हैं। खान साहब यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं कि मुझे मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए कितने, और मैंने खर्चे कहाँ करने हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए। ठीक है, अच्छा, यानी कि सर इस स्टेज के ऊपर बजट अनाउंस होता है, बजट अनाउंस होता है, बजट अनाउंस होता है। अच्छा, और रेवेन्यू कलेक्शन मेजर्स, अच्छा ये पैसे कहां से जनरेट होंगे? आप लोगों से, मुझसे, आपसे। टैक्स की कलेक्शन होगी, रेवेन्यू कलेक्शन होगी। हमारा टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू है, रेवेन्यू कलेक्शन होगी। एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू कहां से कमाता है? ये हमारे पैसों से कमाता है, और ये रेवेन्यू गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो बेसिकली सर बजट यहां बनता है, एनुअल बजट आता है, और उस बजट के मेजर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ पास करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर बजट आया और बजट ने कहा पहले सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स था 10% का, अब इसको बढ़ा के कर दो 15%, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मुल्क ठीक से नहीं चल रहा, सनी की सैलरी पे 15% लेंगे तो मुल्क ठीक से चलेगा, सैलरी के ऊपर टैक्स बढ़ा दो, 10 से 15% कर दो। अच्छा सर, so this is a budgetary measure, but in order to implement this measure, in order to increase the tax rate from 10 to 15, law has to be changed। क्या ख्याल है? तो लॉ में चेंजेस लाने के लिए यहां पर आता है फाइनेंस एक्ट। क्या आता है? फाइनेंस एक्ट, और इसको कहा जाएगा फाइनेंस एक्ट 2021। जिस साल में आता है उस साल के नाम के साथ पुकारा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? फाइनेंस एक्ट 2021। और ये जो फाइनेंस एक्ट 2021 है, इसकी चेंजेस एप्लीकेबल कहां से कहां तक होती हैं? जुलाई 21 से जून 22 तक। क्या बात समझ आती है? ये है मुल्क का फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, जुलाई से जून। कंट्री की प्लानिंग होती है। अच्छा सर, प्लानिंग कैसी होती है? जब अगर किसी ने बजट देखा हो, वैसे तो कभी देखा नहीं होगा आपने, अगर आप कोई बजट देखें तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जिस तरह आपके घर का बजट बनता है ना, वैसे ही कंट्री का बजट बनता है। सर इतना पिलावा बजट होता है? हाँ, इतना ही पिलावा बजट होता है। क्या होता है उसके अंदर? पैसे आएंगे कहां से, टैक्स रेवेन्यू कितना होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना होगा, टैक्स रेवेन्यू में भी इनकम टैक्स से कितना आएगा, सेल टैक्स से कितना आएगा, एफईडी से कितना आएगा, एसआरबी से कितना आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना आएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू कहां से आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू भी तो होता है, नहीं लोन नहीं, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी तो होता है। आप जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, टूल प्लाजा लगा हुआ होता है, टूल टैक्स किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। सिग्नल तोड़ते हो, चालान होता है, पैसे देने पड़ते हैं अंकल को, वो कहां जाते हैं? गवर्नमेंट के पास जाते हैं। आप 50 रुपए तो काम तो नहीं चलता मेरे ख्याल है, चल जाता है? नहीं है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर सेशन में बच्चों से शेयर करता हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फजल है, जब से ड्राइव कर रहा हूं तब से लेकर आज तक कभी किसी पुलिस वाले को 1 रुपया नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत करम है। बस दुआएं पढ़ के निकलना, ठीक है। लेकिन एक बात है कि हमेशा जिसका बेनिफिट मिलता है, हर जगह पे गेटअप का बेनिफिट मिलता है, गेटअप का बेनिफिट मिलता है। पुलिस वाला पकड़ मिले तो मौलाना साहब ये आपने इसका चालान, NIC, ड्राइविंग लाइसेंस में लेके चलता ही नहीं हूँ। एक आध दफा कुछ दिनों पहले रुका, ड्राइविंग लाइसेंस, मैंने बोला यार वो तो नहीं है, ओरिजिनल लेके कैसे घूमूं, खो गया, फिर इधर उधर हो गया, फिर वहां से देना पड़ेगा आपको।
यार मोबाइल ऐप होगी ना आपके पास, मैं देता हूँ आपको अपना CNC नंबर, चेक करो उसके ऊपर आ रहा होगा लाइसेंस। अच्छा गाड़ी के कागजात तो दिखाए, वो कॉपी दिखा दी और सब, लेकिन इसके ऊपर तो चालान बनता है, सीट बेल्ट आपने नहीं पहना हुआ था। बोला देख ले यार, बस अभी जल्दी में, बस अभी आया था, बस मैं पहनने ही वाला था, तुम आ गए सामने। नहीं देना तो पड़ेगा आपको, कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे, चालान कम से कम 500 रुपये। नहीं कुछ भी नहीं है, पैसे है ही नहीं, देख। तो इखलाक सबसे पहले, गेटअप, और दूसरी बात इखलाक, इन दो चीजों की वजह से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने पैसे लिए ही नहीं। मैं आपको वक्तन फवक्तन बताऊंगा, मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, ऐसे जिंदगी ने ऐसे हालात और वाकयात दिखाए कि जहां पर मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह पाक के खुसूसी करम ने और वालिदैन की दुआओं ने बचा लिया, काम आसान कर दिया। मैं बताऊंगा आपको, इसका बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन एक सेशन एंड करेंगे, एक चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी अपने घरों से निकला करो ना, दुआ पढ़ के निकला, दुआ पढ़ के निकलनी आपने। जब आप अपने घर से निकलते हो ना और दुआ पढ़ के निकलते हो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह पाक आपको फरिश्तों की प्रोटेक्शन में दे देते हैं। जब आप अपने घर से निकलो, दुआ पढ़ के निकलो, आयतल कुर्सी पढ़कर निकलो और सफर की दुआ पढ़कर निकलो, और अल्लाह पाक आपकी हिफाजत की गारंटी ले लें, तो क्या फिर कोई ताकत आपको नुकसान पहुंचा सकती है? फिर कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो बेटा इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आजकल इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, लड़के बाइक पे निकलते हैं, हेडफोन कानों में, अरिजीत सिंह के गाने सेलफोन पे, पता ही नहीं चल रहा सर चल क्या रहा है, हम तो दूसरी दुनिया के अंदर मौजूद है ना, पता ही नहीं हमें तो बेटा कोशिश करो ये ना किया करो, अल्लाह का नाम लेके निकलो, दुआ पढ़ के निकला करो। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नेक्स्ट क्लास इज ऑन वेडनेसडे, सेम टाइम सेम चैनल, 10 बजे, 10 o'clock। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल, मुझे अपने सारे टीचर्स को दुआ में रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।